हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रिंस पांडे हाजिर हूँ। टेट को फोकस करते हुए आज हम लोग टेट के लिए काम करना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आज की पहली क्लास के टेट में आज जो आपका ऑफलाइन बैच में मॉक टेस्ट हुआ है उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना मैथ्स वाला कंटेंट का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद 1 बाय 1 टीचर आएंगे और अपने अपने सब्जेक्ट का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सोल्यूशन को देखिएगा, कहाँ पर आपने गड़बड़ी की है उसको देखिएगा और कहाँ पर अच्छा हो सकता है, सुधार क्या हो सकता है उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए पेपर अपने अपने हाथ में लिए रहिएगा। जिसके पास पेपर नहीं है वो आपके लिए जो है एज अ पीडीएफ ग्रुप में चला जाएगा, बाकी यहाँ भी आपको शो होता रहेगा। ठीक है, पेपर आपके पास रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? जो पेपर आपको मिला है ये पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। क्लियर? 91 से स्टार्ट था और 120 तक मैथ वाला सेक्शन था। उसको आप एक एक सवाल देखेंगे और एक एक सवाल को हम लोग हल करेंगे यहाँ पे। क्लियर? चलिए आइए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल 91 वाला आप देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर लेते हैं। देखिए 91 आपके सामने दिख रहा है। एक व्यक्ति 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? पहला सवाल ये। ठीक है, फटाफट से आप देख लीजिए, फिर थोड़ा इसको छोटा करेंगे और इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। देखिए एक व्यक्ति जा रहा था 3 घंटे में कितना? 10.2 किलोमीटर। देखिए 3 घंटे में कितना जा रहा था? 3 घंटे में जा रहा था 10.2 किलोमीटर। क्लियर है? 3 घंटे में कितना जा रहा था? 10.2 किलोमीटर। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में कितना जाएगा भाई? 3 से इसको काट दीजिए, 3 से 3 बार कटेगा, दशमलव लगाएंगे, 3 चौक 12। 1 घंटे में कितना जाएगा? 3.4 किलोमीटर। क्लियर? 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर जा रहा था तो 1 घंटे में कितना जाएगा? भाग कर देंगे 3.4 किलोमीटर। कह रहा है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 1 घंटे में अगर इतना जाता है तो 5 घंटे का निकालना है तो 5 से आपको केवल गुणा कर देना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। 5 से 4 में गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 20 के 0 हासिल 2 और 5 तिया 15, 15 2 17। तो 5 घंटे में कितना जाएगा भाई? 17 किलोमीटर जाएगा। और 17 किलोमीटर आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो 91 का ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। क्लियर? 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर जा रहा था तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 3.4 यानी 3.4 किलोमीटर। जाना कितना है? जाना है 5 घंटे में तो 5 से गुणा कर देंगे तो कितने किलोमीटर आ जाएगा? 17 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है? फटाफट से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आवश्यकता हो तो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। फटाफट से नोट करते चलिए, जहां भी जिसको समस्या होगी नोट करें और अगर और इसके बाद भी कहीं समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए हटाना पड़ेगा इसको और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, फटाफट पढ़िए। थोड़ा जूम कर देते हैं इसको देखने के लिए। देखिए अजय और नवल की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है नवल की आयु कितनी है। स्टार्टिंग में अजय और नवल की आयु का अनुपात कितना था? 2:3। 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 11:15। तो नवल की आयु कितनी है ये पूछ रहा है। क्लियर है? आइए यहाँ पे इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। देखिए नवल और अजय और नवल का रेशियो कितना दिया है? 2:3। और 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 11:15। एज पढ़ाते समय ने आपको रेशियो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उस हिसाब से अगर करें तो जल्दी हो जाएगी चीजें। मैंने बताया था दोनों का गैप देखिए, यहाँ 3 और 2 का गैप कितना है? 1। यहाँ 15 और 11 का गैप कितना है? 4। मैंने कहा था गैप अगर अलग अलग है, अंतर अलग अलग है तो गैप पहले बराबर करेंगे। इसको भी 4 बनाने के लिए हमने इसमें क्या कर दिया? 4 का गुणा कर दिया। 4 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, 4 में 2 का गुणा करिए, 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ 4 तियां 12 हो जाएगा। क्लियर? बाकी ये वाला रेशियो जो करते हैं उतार दीजिए। अब अगर ध्यान से देखें तो आप 12 और 8 का अंतर 4 हो जाएगा और 15 और 11 का भी अंतर 4 हो जाएगा। क्लियर? अंतर बराबर है। आप किसी एक को पकड़ लीजिए, ये 8 से कितना हो गया? 11। या इसको पकड़ लीजिए, 12 से कितना हो गया? 15। कितने का चेंज आया? 3। हमारे अकॉर्डिंग 3 यूनिट का चेंज आया। और क्वेश्चन में कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है? 12 वर्ष बाद। 3 बराबर 12 तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4। हमसे क्या पूछा है? नवल की आयु। कहीं भी केवल आयु लिखा है तो उसका मतलब है वर्तमान आयु। नवल की आयु स्टार्टिंग में कितनी है भाई? 3। ध्यान से देख लीजिए कितना है? 12 यूनिट। ये है नवल, ये है अजय। ठीक है, ये 12 यूनिट है। अगर 1 बराबर 4 है तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? 48। तो यानी जो पूछा गया है आपसे नवल की आयु कितनी है, तो नवल की आयु कितनी है? 48 वर्ष, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? फटाफट से इसको आप देख लीजिए, कहीं समस्या हो तो बताइए। फटाफट देखिए।
क्लियर। पहले 2-3 रेशियो था और इधर था आपका 11-15, गैप देखा, एक में 1 का गैप है, एक में 4 का गैप है, तो 4 और 1 को बराबर करेंगे तो रेशियो मिल गया 8-12 और 11-15। फिर किसी एक को पकड़िए, हमारे अकॉर्डिंग इसमें 3 यूनिट का चेंज है, प्रश्न में कह रहा है 12 वर्ष बाद, यानी 12 वर्ष का चेंज है। 3 बराबर 12 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। किसका पूछा है? नवल का पूछा है। नवल हमारे अकॉर्डिंग कितना है 12, 1 बराबर 4 है, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 48, यानी नवल की एज कितनी है 48 वर्ष की आयु है। क्लियर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट देखिए और बढ़िए। 93 देखिए, थोड़ा और जूम कर सकते हैं इसको। देखिए, एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% हानि पर एक कार बेचता है। यदि मित्र इसे 20% के लाभ पर 54,000 में बेचता है तो कार का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। क्लियर है। चलिए फटाफट देख लिया होगा आपने, आपके पास पेपर भी है, इसको छोटा करते हैं और इसके सॉल्यूशन क्या है देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% की हानि पर एक कार बेचता है और फिर मित्र ने इसको 20% के लाभ पे बेच दिया। मतलब एक व्यक्ति है, मान लीजिए ए है, व्यक्ति कौन है ए, मैं मान ले रहा हूं ए ने बेचा बी को, फिर बी ने बेच दिया है सी को। 2 बार वस्तु बिकी है, स्टार्टिंग में ए के पास थी, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को। ए ने अपने मित्र को 10% की हानि पर बेचा। परसेंट का सवाल है तो आप 100 से डील करेंगे हमेशा। मान लीजिए कि 100 रुपए में था वस्तु, तो उसको 10% की हानि पर बेचा, यानी 100 का 10% घट जाएगा तो कितना बचेगा 90। अगर 100 मानेंगे तो आप परसेंट को डायरेक्ट घटा सकते हैं, डायरेक्ट बढ़ा भी सकते हैं। क्लियर है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि 100 में खरीदा था, 10% की हानि पर बेचेगा, मतलब कितने बेचेगा 90। फिर क्या करता है, जब मित्र जो है उसको 20% के लाभ पर बेच देता है 54,000 में, यानी कितने का प्रॉफिट ले रहा है 20% का। हमारे अकॉर्डिंग बी ने खरीदा कितने में है 90 में, अब 90 पर लेगा 20% का लाभ, तो 90 का 20% आप देख लीजिए, 90 का 20% कितना हो जाएगा 90 गुणा 20/100, 9 दूना 18, यानी ये लेगा 18% का प्रॉफिट। तो ये कितने में बेचेगा भाई 108। क्लियर। 90 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108। केवल 100 के केस में डायरेक्ट बढ़ेगा या घटेगा, और कोई नंबर होगा तो उसका परसेंट आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर। 100 से 10 कम हो गया तो 90, क्योंकि 100 था इसलिए डायरेक्ट कम हो गया। उसके बाद 90 का 20% निकालेंगे तो आएगा 18। 90 में खरीदा है, 18 रुपए का प्रॉफिट लेगा तो कितने में बेचेगा 108 में बेचेगा। ये हमारे अकॉर्डिंग हो गया सबका लागत मूल्य। ए ने 100 में खरीदा, बी ने खरीदा 90 में और सी ने खरीदा 108 में। क्लियर है। अब देखिए बी कितने में बेच रहा है, बी बेच रहा है इसको 54,000 में बेचता है। यदि मित्र इसे 20% के लाभ पर कितने में बेचता है 54,000 में, हमारे अकॉर्डिंग इसने कितने में बेचा है 108 में, तो 108 की वैल्यू आपको कितना दिया है 54,000। क्लियर है। एक सेकंड फिर से पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% की हानि पर एक कार बेचता है, इसने इसको बेच दिया, फिर मित्र ने इसे 20% के लाभ पर बेच दिया 54,000 में। ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग 108 में बेच रहा है, क्वेश्चन में कितने में बेच रहा है 54,000। क्लियर है। इसको काट के 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए। आप चाहे तो 108 से डायरेक्ट काट सकते हैं। देखिए 100 का 5 गुना 500 और 8 पंचे 40, यानी 108 का 5 गुना हो जाएगा 540। 540 तक कट गया है, आगे 2 जीरो बचे हुए हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। क्लियर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। कह रहा है कार का वास्तविक लागत मूल्य क्या था। वास्तविक मतलब स्टार्टिंग में कितने में पड़ी थी कार 100 रुपए में हमारे अकॉर्डिंग। तो 1 यूनिट अगर 500 है तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए। 100 गुणा 500 कर देना है, और 100 गुणा 500 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 50,000 आ जाएगा, और 50,000 आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है। तो जो कार का वास्तविक मूल्य है, वास्तविक लागत मूल्य है, वो कितना है 50,000 रुपए। क्लियर है। 100 से डील करेंगे। 100 में खरीदा, 10% की हानि बेचा, 90 में बेचा, इसने 20% के प्रॉफिट में बेचा, यानी 108 में बेचा। इसने इसको बेचा 108 में, यहाँ पर कह रहा है 54,000 में। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 500। लागत मूल्य स्टार्टिंग में कितना था 100, तो 1 बराबर 500 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल क्या है। कितने आपने सही किए ये भी बताइएगा लास्ट में कमेंट में, कहां आपसे गलती हुई ये भी बताइएगा। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दो संख्याओं का योग 29 है तथा उनके वर्गों का अंतर 145 है, तो संख्याओं के मध्य अंतर बताना है। क्लियर। पढ़ लिया आपने। आइए छोटा करते हैं सॉल्यूशन के लिए। देखिए दो संख्याओं का योगफल 29 है। अब ध्यान से देखिए, दो संख्याएं मान लीजिए आप ए और बी है। दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं, ए और बी। तो मान लीजिए ए प्लस बी, दोनों का योगफल कितना है 29। उनके वर्गों का अंतर 145। वर्गों का अंतर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वर्ग करिए फिर अंतर निकाल दीजिए, कितना है 145। क्लियर है। तो कह रहा है संख्याओं के मध्य अंतर बताइए।
अंतर बताना है मतलब दोनों का अंतर बताना है, यानी a माइनस बी की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत आसान था, कुछ नहीं था इसमें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप फार्मूले में तोड़ दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला आपको बताया गया है और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 145। क्लियर है। अब a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 29 और a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है हमको, दोनों का अंतर बराबर 145। 29 का 5 गुना होता है 145, तो दोनों का अंतर जो पूछ रहा है, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में गिवन है। क्लियर है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना था, बस बहुत आसान। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू 29 गिवन, 29 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो दोनों का अंतर पूछा है और ए माइनस बी ही निकल के आने वाला है, क्योंकि दोनों का अंतर है कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है। फटाफट से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने भी ऐसे ही लगाया है, इसको जरूर बताइएगा कमेंट में। क्लियर। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 95 देखिए। देखिए 95 क्या कह रहा है, एक वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, 6 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी से 9 वर्ष अधिक होगी। तो आपसे क्या पूछा था, 95 यहां भी आना पड़ेगा आपको, 95 तो उनकी आयु में अनुपात पूछा है। क्लियर है, उनकी आयु का अनुपात पूछा है। चलिए अब फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे जो लास्ट वाले सवाल है उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, 6 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी से 9 वर्ष कितनी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अब यहाँ पे आप रेशियो नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि यहाँ कह रहा है 9 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो आपका x का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसे करना है इसको। फटाफट पढ़िए और देखिए कितनी जल्दी से आप उत्तर कर सकते हैं। पढ़िए सवाल को जल्दी। आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए पेपर अपने हाथ में रखिए, पेपर हाथ में रहेगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखिए एक वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। ठीक, अब यहाँ पे आपको पिता पुत्र मानना पड़ेगा। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, या तो आप ऑप्शन से जाइए या तो पूरा लगाएंगे, थोड़ा बड़ा होगा। मान लीजिए पिता x है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। ठीक है, पिता को रहने दीजिए, पुत्र को मानिए x, पुत्र x मानेंगे तो पिता इसका कितना हो जाएगा 4 गुना, 4 गुना मतलब 4x। क्लियर है। देखिए लेकिन ये कब था, 1 वर्ष पहले था, 1 वर्ष पहले था। ये कब का है, 1 वर्ष पहले, ये भी 1 वर्ष पहले। ठीक है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा भाई, वर्तमान देख लीजिए कितना हो जाएगा, वर्तमान में एक बढ़ जाएगा, इसी तरह वर्तमान में एक बढ़ जाएगा। क्लियर। बाकी रहेगा तो भाई 4 गुना है, 4 गुना था तो 4 गुना ही रहेगा। 1 वर्ष बात कर रहा है तो 1 बढ़ा लीजिए आप। 6 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी से 9 वर्ष अधिक हो जाएगी। अब 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, वर्तमान में आ गए। अब आप आइए 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 अभी है तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 7, 6 और जोड़ दीजिए। इस तरह 6 वर्ष बाद पिता कितना हो जाएगा, 4x प्लस 1 अभी है, 6 और जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 7 हो जाएगा। क्लियर। 6 वर्ष बाद इतना हो जाएगा। अब दोनों में क्या रिलेशन कह रहा है उसको पढ़ लीजिए। 6 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु कितनी है x प्लस 7, तो इसके 2 गुने से 9 अधिक होगा कौन, पिता, और पिता है कितना 4x प्लस 7। क्लियर। पुत्र की आयु के 2 गुने से 9 वर्ष अधिक होगा कौन, पिता, और पिता कितना है 4x प्लस 7। इसी को हल कर देंगे, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2x, 2 सते 14, 14 में 9 जोड़ दीजिए, इधर 23 आ जाएगा आपका। अब देखिए 2x ये है, 4x है, अंतर कितना आएगा 2x का, और इधर 14 9 23, 23 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा 26, और 2 से घटेगा कितनी बार भाई 13। क्लियर। x की वैल्यू आ गई 13। आपसे पूछा क्या है, x की वैल्यू 13 है तो वर्तमान का अनुपात पूछा। अगर ये 13 है तो ये कितना हो जाएगा 13 1 14, और ये कितना हो जाएगा 13 चौको 52, 52 1 53, ये आ जाएगा 53। और दोनों का रेशियो पूछ रहा है, 14 और 53 का रेशियो ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, वर्तमान में ये हो जाएगा, 6 वर्ष बाद ये हो जाएगा, और 2 गुने से 9 अधिक है, 2 गुने से 9 वर्ष अधिक है, और ये 4x प्लस 7। तो कह रहा उनकी आयु में अनुपात, x की वैल्यू 13 है तो ये आ जाएगा 13 1 14, और ये आ जाएगा 13 चौको 52, 52 1 53, 14 और 53 का रेशियो होना चाहिए।
ऑप्शन में नहीं। चलिए फिलहाल आप 14 और 53 लेकर चलिए, बाद में देखेंगे अगर इसमें कुछ करेक्शन होगा तो करेक्शन करवा दिया जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल 14 53 दिख रहा है, हो सकता है ऑप्शन में गड़बड़ी हो तो उसको देख लें। क्लियर, आप फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, बाद में अगर कोई करेक्शन होगा तो देख लिया जाएगा, ठीक। फटाफट से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए आइए देखते हैं, बाद में देखेंगे अगर इसमें कोई करेक्शन होगा तो बता दिया जाएगा, बाकी फिलहाल तो 14 और 53 ही दिख रहा है। चलिए आइए देखते हैं अगला वाला सवाल 96 देखिए, 96 यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 तथा 5 वर्ष में 2600 हो जाता है, तो पूछ रहा है कि मूलधन कितना है। प्रिंसिपल पूछा है आपसे, ये 96 आपके सामने दिख रहा है, फटाफट देखिए और जवाब। चलिए आइए छोटा करते हैं और चलते हैं सॉल्यूशन। 96 पेपर अपने हाथ में रखिएगा तो ये वाला पेपर जो आपके सामने दिख रहा है उससे ज्यादा दिखेगा। 2 वर्ष में कितना है 2240, 2 वर्ष में कितना हो जाता है पैसा 2240, और कितना हो जाता है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में हो जाता है आपको 2600। क्लियर है, आपको 2 अमाउंट और 2 टाइम जब दिया जाता है तो मैंने आपको बताया है कि इधर लीजिए आप टाइम का गैप, टाइम का गैप कितने का है 3 का, और इधर इनका अंतर लीजिए, इनका अंतर कितना दिख रहा है 360। क्लियर, इधर टाइम का गैप 3 का और इधर इनके अमाउंट में कितने का अंतर 360 का। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, 3 से कटेगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। मूलधन बताना है। अब आपको पता है कि साधारण ब्याज हर वर्ष क्या होता है बराबर होता है। अगर 1 वर्ष 120 है, अगर मैं इसमें रखना चाहूँ तो अगर 1 वर्ष 120 है तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा भाई ब्याज 120 का डबल, यानी 240 रुपए मिल जाएगा ब्याज। और 240 में मेरा पैसा कितना हो जा रहा है 2240। अब 2240 में अगर 240 रुपए मेरा ब्याज है तो प्रिंसिपल कितना है 2240 से 240 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा भाई आपको 2000 रुपए मिल जाएगा, और वही आपका मूलधन 2000 आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है, तो यानी मूलधन कितना है 2000 रुपए मूलधन हो जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। इस तरह के सवाल हमने आपको क्लास में भी कराया, आई होप आपने कर लिया हो। क्लियर, टाइम का गैप देखेंगे एक तरफ अमाउंट का गैप देखेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज। ये क्या है पर ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, जो कि हमेशा बराबर होता है। 1 वर्ष में 120 रुपए है तो अगर मैं इसमें रखूंगा तो मुझे 2 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। 1 वर्ष में 120 तो 2 वर्ष में 240। अब 2240 रुपए अगर मिश्रधन है तो मिश्रधन कैसे बनता है मूलधन और ब्याज से। अगर 2240 में 240 रुपए ब्याज है, इट मीन्स कि आपका मूलधन कितना है 2000 रुपए। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। इसके बाद आप देखिए 97 नंबर, 97 देखिए क्या कह रहा है। एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बतानी। लड़के कितने हैं ये बताने। चलिए छोटा कर लेते हैं। एक विद्यालय में 70% लड़के हैं तथा 504 लड़कियां हैं। अब देखिए अगर आप परसेंट का सवाल है तो आप 100 से डील करेंगे। अगर टोटल 100 लोग हैं उसमें तो अगर 70 बॉयज हैं तो यानी 30 क्या गर्ल्स, ठीक। 70 अगर लड़के हैं तो हमारे अकॉर्डिंग 30 कितनी होगी लड़कियां होंगी। परसेंट का सवाल है तो 100 में डील करना है तुरंत। हमारे अकॉर्डिंग लड़कियों की संख्या है 30, जबकि यहाँ पर आपको दिया है कितनी लड़कियां हैं 504 लड़कियां। क्लियर है, तो 30 बराबर कितना दिया है 504। हमसे पूछा है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 70। 70 की वैल्यू बतानी है, इसको 6 से काट दीजिए, 6 पंचे 30, यहाँ काटिए 6 8 48 और 6 चौको 24, 5 बराबर कितना आ गया 84। अब अगर यहाँ इसको काटने बैठेंगे तो ये पूरा कटेगा नहीं, दशमलव में जाएगा, तो यही आप छोड़े रहिए। हमें किसकी वैल्यू बतानी है 70 की। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 5 से 70 आप डायरेक्ट बना सकते हैं। 5 से 70 कैसे बनेगा डायरेक्ट, अगर 14 का गुणा कर देंगे, 14 का गुणा इधर तो 14 का गुणा इधर भी करिए, आपका उत्तर आ जाएगा आपके सामने। 14 चौको 56 के 6 हासिल 5 और 14 अट्ठे 112, 112 5 जोड़ दीजिए 117, तो 70 की वैल्यू 1176 आ जाएगी, और 1176 आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है, तो अगर 504 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं 1176। अगर पूछ लेता टोटल कितने लोग हैं तो 1176 में 504 जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू भी निकल जाएगी। क्लियर, लेकिन वहां पर बॉयज बताने हैं तो बॉयज कितने हैं 1176। क्लियर, 1176 आपका बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट से नोट करिए, बढ़ेंगे अगले सवाल। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए 98 देखिए, 98 क्या कह रहा है, किसी संख्या का 200% 90 है तो उस संख्या का 80% कितना हो। क्लियर है, परसेंट का सवाल है।
देखिए कैसे होगा, किसी संख्या का 200% 90 है। पहले आप संख्या निकालिए कितनी है, और छोटा कर ले। चलिए, किसी संख्या का 200% कितना है, 90। मैं मान ले रहा हूँ संख्या कितनी है, x। 200% 90 है, तो आपसे पूछा है 80% कितना होगा, या फिर आप x का सहारा मत लीजिए, ऐसे ही कर लीजिए। देखिए 200% कितना दिया है, 90। जो भी संख्या होगी उसका 200% कितना है हमारे पास, 90। हमसे पूछा कितना है, 80। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। तो यहाँ से 20% की वैल्यू कितनी दिख रही है, 9। 20% कितना दिख रहा है, 9। चाहिए कितना, 80%। 20 से आप 80 डायरेक्ट बना सकते हैं, 20 चौक 80। तो इधर 4 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई, तो 80% इसका कितना आ जाएगा, 36। और 36 आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। किसी x की आवश्यकता नहीं है। 200% 90 था, केवल एक जीरो कट कर देना है। 20% कितना आएगा, 9। 80 चाहिए तो 20 से 80 आप डायरेक्ट बना सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करके। 4 का मल्टीप्लाई इधर, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर भी, तो 80% कितना आ जाएगा, 36 आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, और 36 आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, जो जो आंसर करेक्ट होते चल रहे हैं उसी में आप टिक करते हुए भी चलिएगा, जिससे आप आंसर की जब मिलाएं तो आपको आसानी रहेगी। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आसान सवाल है, आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए फटाफट। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। आइए अगला सवाल 99 देखिए आप। 99 सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 4 × 5 + 2 × 6 + 10/2 की वैल्यू बतानी। क्लियर है, इसको तो आप यहीं पे हल कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। आइए यहीं पे कर देते हैं। देखिए 5 चौक कितना आ जाएगा, 20। 6 दूना कितना आ जाएगा, 12। और 10 का आधा कितना होता है, 5। और इसको जोड़ देंगे तो आप कितना मिल जाएगा, 37। और 37 आपको डी ऑप्शन में दिखेगा। क्लियर है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक ही लाइन का था, आप यहीं पे देख लीजिए। 37 बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, इसमें कुछ खास था नहीं। चलिए आपने कर लिया होगा इसको। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए सवाल आप 100 देखिए। 100 आप देखिए, राधा के पास 1 लाख रुपए थे। उसने 1/4 धनराशि मकान किराए पर तथा 1/5 धनराशि कपड़े पर व्यय की। अब उसके पास कितनी धनराशि शेष बची। देखिए टोटल कितना था, 1 लाख था। अब देखिए ये सॉल्यूशन करने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में थे, 1/4 कहाँ दे दिया, किराए पर। तो 1 लाख का 1/4 कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 25,000। ठीक, तो 25,000 कहाँ चला गया भाई, किराए पर। 1 लाख का 1/5 कहाँ दे दिया है, 1/5 कितना आएगा, 20,000 आएगा। 20 × 5 होता है, तो 20,000 आएगा। 20,000 कहाँ दे दिया उसने, कपड़े पे। 1 लाख था, 25,000 किराया दे दिया, 20,000 यहाँ खर्च कर दिया। तो 25,000 और 20,000 यानी 45,000 उसने खर्चा कर दिया। क्लियर है, 1 लाख रुपए था, उसमें से 45,000 खर्चा हो गया है। तो बचेगा कितना भाई, 1 लाख में से 45,000 अगर घटा दूंगा तो बचेगा कितना, तो आप कहोगे कितना बचेगा, 55,000 आपके पास बच जाएगा। तो 55,000 आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया। क्लियर है, 1/4 मकान किराए पे, 1/5 धनराशि कपड़ों पर, तो कितना बचेगा भैया, 55,000 बिल्कुल सही जवाब है, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। तो 100 का ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल ए ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिए। चलिए आई होप आपने कर लिया होगा इस सवाल को भी, बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं थी। ठीक है, चलिए जहां आपको कठिनाई दिख रही है उसे आपको मिलाते चलिएगा। 101 देखिए, 101 पढ़िए फटाफट। 5 प्रेक्षणों का औसत 35 पाया गया, लेकिन बाद में यह पता चला कि 55 को गलती से 35, यहाँ 35 मैंने करेक्ट कराया था, आप भी करेक्ट कर लीजिए। यहाँ 35 लिखा हुआ है, 55 को गलती से क्या पढ़ लिया है भाई, 35 पढ़ लिया है। तो पूछा गया था कि त्रुटि सुधार के पश्चात औसत क्या है। क्लियर है, औसत में मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 55 को गलती से कितना पढ़ लिया है, 35, यानी पढ़ना था कितना, 55, या लेना था कितना, 55। तो मैंने बताया था पढ़ाते समय कि जो लेना होता है वो प्लस में रखते हैं, और जो गलती से ले लिया उसको माइनस। 35 आपने पढ़ लिया है, तो 35 आपको निकालना है। तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 20। और 20 क्या है, औसत पर जब प्रभाव पड़ेगा तो पूरे का बराबर पड़ेगा। और कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 से भाग कर देंगे तो औसत आपका 4 क्या हो जाएगा, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है 4 बढ़ जाएगा। दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर से देख लीजिए, देखिए 5 प्रेक्षणों का औसत कितना था, 35 था। क्लियर, बाद में यहाँ पाएगा कि 55 को गलती से कितना ले लिया है, 35 ले लिया। यहाँ 35 कर लीजिए, लेना था कितना भाई, 55।
तो जो लेना होता है उसको प्लस में, गलती से क्या ले लिया है 35, तो जो निकालना होता है उसको माइनस। दोनों का अंतर देखिए आप कितना आ रहा है, प्लस का 20, ठीक, प्लस का 20 आ रहा है। प्लस का मतलब है कि औसत बढ़ेगा। अगर ये चीज अगर घटाने पर माइनस में आई होती तो इसका मतलब है औसत आपका घट जाता। अब ये औसत पर प्रभाव कैसा पड़ेगा, बराबर बराबर प्रभाव पड़ेगा। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो पांचों पर बराबर बराबर पड़ेगा, तो 5 से भाग कर दीजिए तो 4 आएगा। इसका मतलब है जितना औसत था उससे 4 बढ़ जाएगा। पहले औसत कितना था, 35 था, 4 बढ़ा देंगे तो 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39, और 39 आपको बी ऑप्शन में दिखेगा। क्लियर। तो अगर आप 55 को गलती से 35 पढ़ेंगे तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा वो निकालिए, और उसका एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एवरेज पर हमेशा बराबर बराबर प्रभाव पड़ता है। जितना नंबर है सब पर बराबर बराबर, तो उतने से भाग कर देंगे तो 4 आ रहा है और प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है औसत बढ़ जाएगा। 35 था, 4 बढ़ जाएगा तो औसत कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। क्लियर। 39 आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो 101 का कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। क्लियर। चलिए फटाफट देख लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल पे। 102 देखिए, 5/6 को प्रतिशत में बदलना है। 5/6 को आप प्रतिशत में आसानी से बदल सकते हैं। प्रतिशत से भिन्न में बदलने, भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बताया था आपको, क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा, और गुणा कहाँ किया जाता है, ऊपर। 100 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। 2 से 3 बार कटेगा, 2 से कटेगा 50 बार, 50 गुणा 5 कर लीजिए, आ जाएगा 250, 250 बटा 3%, और 250 को 3 से आपको भाग करना पड़ेगा। 3 अठे 24, बचेगा 1 और ये 0, 3 3 9। 83 से जुड़ा हुआ एक ही ऑप्शन है, तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब है। क्लियर। अगर पूरा निकालना है तो 1 बचेगा, दशमलव आप लगाइए या फिर ऐसे छोड़ दीजिए। 83 सही 1/3, 83 सही 1/3 बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आपको डी ऑप्शन में दिखे। क्लियर है। तो 102 का कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही। फटाफट नोट करिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए 103 देखिए। 103 में क्या कह रहा है, एक संख्या का 2/5वां भाग संख्या के 1/3 भाग से 2 बड़ा है। तो क्या कह रहा है, संख्या बतानी। अब आप इसको चाहे ऑप्शन से कर लीजिए या लगा कर करिए। ऑप्शन से करेंगे थोड़ा जल्दी होगा, लगाएंगे एक्स मानेंगे थोड़ा सा कठिन होगा। देखिए संख्या पूछ रहा है, मैं संख्या यहाँ से उठाऊंगा और सबका निकालूंगा, जिसमें 2 बड़ा आ जाएगा वही उत्तर। अगर 30 पकड़ेंगे तो संख्या का 2/5वां भाग लेना है, तो संख्या का 2/5 मतलब 30 का 2/5 कितना आ जाएगा, 12 आ गया। ये आगे कह रहा है संख्या के 1/3 से, तो 30 का 1/3 निकालो एक साइड, 30 का 1/3 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आप खुद ही देखिए 12 क्या 10 से 2 बड़ा नहीं है, बिल्कुल 2 बड़ा है, दोनों में 2 का चेंज है। तो आपकी किस्मत अच्छी है, पहला ऑप्शन ही आपको बिल्कुल सटीक मिल जा रहा है, पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है। इसको लगाएंगे तो टाइम लगेगा और ऑप्शन से जाएंगे तो जल्दी होगा। क्लियर है। 30 मैंने संख्या मान ली, 30 का 2/5वां भाग कितना आएगा, 12, और 30 का 1/3 कितना आएगा, 10, और 12 भाई 10 से क्या है, 2 बड़ा है, और यही हमको चाहिए कि 2 बड़ा होना चाहिए। तो 2 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, ए ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, तो 30 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में थी। क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 104 देखिए, 104। हाँ चलो 104 पे आना है। 83 है ना, हिंदी 61 कहाँ से देख लेना, एक सेकंड वेट करिए। ये आ गया, कहाँ पहुंच गए थे हम लोग, 104 पे। 104 आपको ये दिख रहा है, 104 आपको ये दिख रहा है, ये रहा 104। एक शर्ट में सूती व ऊनी कपड़ों के भाग 3:4 के अनुपात में है तथा शर्ट का भार दिया गया है 140 ग्राम। तो आपसे यहाँ पर भाग लिखा है, किसका निकालना ये नहीं पता था, तो हमने करेक्शन करवाया था आपको कि सूती भाग का भार बताना है। क्लियर है। करेक्शन कराया था पेपर में, वहां पर क्या करवाया था कि सूती भाग का भार बताना। क्लियर है। तो देख लीजिए सूती भाग का भार कैसे निकलेगा। देखिए एक शर्ट है जिसमें सूती भी कपड़ा लगा हुआ है और ऊनी कपड़ा लगा हुआ है, दोनों का रेशियो गिवन था 3:4, और पूरे शर्ट का जो वेट था वो 140 ग्राम था। यानी अगर ये 3 ग्राम का तो ये 4 ग्राम का, तो पूरी शर्ट हमारे अकॉर्डिंग कितने ग्राम की होगी, 7 ग्राम की, और 7 ग्राम की वैल्यू आपको दी गई थी 140। तो यहाँ से इसको काट देंगे तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 20, 20 सत्ते 140, 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 20। आपसे पूछा था सूती भाग का भार,
सूती वाला पहला रेशियो था, पहला रेशियो कितना है 3 और 1 बराबर 20 है, तो क्या 3 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, 3 गुणा 20 कर देना था, 20 तिया कितना आ जाएगा 60 और 60 आपको सी ऑप्शन में दिया। क्लियर है? तो सूती भाग का भार कितना हो जाएगा 60 ग्राम, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया था। क्लियर? यहाँ केवल करेक्शन कर लीजिए, सूती भाग का भार बताना। ठीक है, आसान सवाल था, ज्यादा कुछ था नहीं इस सवाल में, कर लिया होगा आपने। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। 105, दो गोले के सतह क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 दिया था, तो पूछ रहा था घनफलों में अनुपात। कहीं भी घन दिखे तुरंत आयतन समझ लेना है कि क्या किसका रेशियो पूछ रहा है, आयतन। क्लियर है? किसका पूछ रहा है, आयतन। गोले में दो ही चीज होती है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और एक आयतन होता है। बाकी क्षेत्रफल दे दिया तो इसका मतलब क्या पूछेगा, आयतन ही पूछेगा। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया, अब गोले का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए गोले का क्षेत्रफल होता कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, ये बात आपको बताई गई 4 पाई आर स्क्वायर। दो गोले हैं तो पहले वाले का मान लीजिए 4 पाई r1 स्क्वायर है और दूसरे का 4 पाई r2 स्क्वायर। ये क्या है, उसका क्षेत्रफल। तो पहले वाले का एरिया अगर a1 है तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। ये दिया गया है 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया था 1:4, तो यहाँ से मैं निकालूंगा पहले रेडियस। तो यहाँ वर्ग में है, अगर वर्ग हटाएंगे तो आपको बताया गया है एक तरफ से वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है। तो यहाँ रेशियो कितना निकल के आएगा 1:2, 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2। तो रेडियस का रेशियो कितना आ गया 1:2। हमें आयतन निकालना है। अब आयतन आपको पता होना चाहिए, गोले का आयतन क्या चलता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब दो गोले हैं तो एक का r1 क्यूब करिए और एक का कर दीजिए r2 क्यूब। क्लियर है? 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, r1/r2 का केवल क्यूब करना है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा और 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8। तो इनके आयतन का जो अनुपात है वो 1:8 आ जाएगा, जो कि आपको लास्ट ऑप्शन यानी डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। फटाफट नोट करिए, अगर कहीं समस्या हो तो बताइए। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल से आएंगे पहले त्रिज्या पे, त्रिज्या निकल जाएगी तो आयतन निकालना है, तो आयतन में त्रिज्या का क्यूब होता है और क्यूब कर देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यहाँ तक हो गया 105। 106 देखिए आप, 106 देखिए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये रटने वाली चीज है, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल 1 से कटता है और अब स्वयं से कटता है और किसी से नहीं कटता है। लेकिन आप इसको रट के रखिए कि 1 से 100 में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। रटा रहेगा तो आपके लिए आसानी रहेगी। 1 से 50 में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 51 से 100 में आएंगे तो 10 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। तो पूरा 1 से 100 में कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये आपको बिल्कुल रट लेना है। क्लियर है? बाकी आप चाहें तो निकालेंगे और गिनेंगे तब भी कितना आएगा, 25 ही आएगा। ठीक है, रटा रहेगा तो आपका समय बच जाएगा। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, 107 नंबर देखिए। भाग की एक प्रक्रिया में भागफल दिया है, भाजक दिया है तथा शेषफल दिया है और भाज्य पूछा है। देखिए इन सब के बीच एक संबंध होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर? ये बात आपको बताई गई है। भाज्य पूछा है, भाजक दिया गया है कितना, भाजक आपके पास है 11 कर देना है, गुणा भागफल क्या दिया है 197, 197 से गुणा कर देना है, प्लस शेषफल उसमें जोड़ देना है, शेषफल कितना 9। क्लियर है? यही हल कर देना और ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको दो चीजें, चाहे आप इन सबको गुणा करके 9 जोड़िए, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो और जल्दी आ सकता है। अगर सबके इकाई अंक को देखिए आप, इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक कितना है 7, और 7 को 1 से गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना मिलेगा 7 मिलेगा। क्लियर? अब उसमें 9 जोड़ना है, तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, 16 का इकाई अंक कितना है 6, यानी इसका वही उत्तर सही होगा, इसके लास्ट में 6 है और 6 किस ऑप्शन में दिया गया, 6 आपको डी ऑप्शन में दिया गया। क्लियर है? तो चाहे तो हम बिना गुणा किए भी इसका उत्तर जल्दी निकाल सकते हैं, क्योंकि सबके इकाई अंक अलग अलग हैं, तो इकाई अंक ही मिला देंगे तब भी आपका उत्तर मिल जाएगा। क्लियर है? बाकी चाहे तो आप 11 को 197 से गुणा करिए और उसमें 9 जोड़ देंगे तब भी यही उत्तर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 108 देखिए फटाफट। 108 में भी करेक्शन था थोड़ा सा। संख्या इतने के जातीय मान और स्थानीय मान बताने थे, तो हमने आपको बी ऑप्शन करेक्ट कराया था कि 6000 न होकर के पहले था 6 और उसके बाद कॉमा 6000। क्लियर है?
जातीय मान क्या होता है? किसी संख्या का जातीय मान वही नंबर होता है। तो 6 का जातीय मान 6 हो जाएगा। और स्थानीय मान क्या होगा? जिस पोजीशन पे नंबर है उस पोजीशन को उतारिए, आगे जितने अंक है उतने जीरो बढ़ा देंगे, तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 6000। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला था वो कौन सा ऑप्शन था? बी ऑप्शन। क्लियर है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब था। आई होप आपने कर लिया होगा, आसान सवाल था। क्लियर, करेक्शन करवा ही दिया था। 109 देखिए, 109 में क्या करना है? 1/20 प्लस 1/30, इसका मान बताना था, इन सबको जोड़ना था। बिल्कुल लास्ट क्लास में ही हमने इसको आपको पढ़ाया था और बताया था कि कैसे करना है इसको। देखिए 1/20 को आप क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो 1/4 गुणा 5। 30 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 6। इस तरह 42 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 7। इस तरह डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा? 90 तक। और 90 का मतलब क्या है भाई? 9 गुणा 10। क्लियर है? और इस तरह के सवाल आप बताइए आपको कराए गए थे। बिल्कुल लास्ट क्लास जिस दिन से बैच बंद होने वाला था उसी दिन हमने आपको पढ़ाया था। और इसके लिए बताया था एक ट्रिक, 1/d 1/f माइनस 1/f। डी क्या था? डिफरेंस था। एफ क्या था? फर्स्ट नंबर था। और एल क्या था? लास्ट नंबर था। सबको हल कर देंगे तुरंत उत्तर आ जाएगा 1/d। डी मतलब डिफरेंस। अगर आप ध्यान से देखें तो सारे नंबर्स के बीच कितने का डिफरेंस है? एक का ही डिफरेंस है, तो एक आ जाएगा। 1/, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है इसका? 4, तो 1/4 कर देना है, माइनस 1/ लास्ट नंबर कितना था? तो लास्ट नंबर है 10। केवल 1/4 से 1/10 घटा दीजिए, एलसीएम ले लीजिए 40, 4 दाम 40, 10 चौक 40, 6/40 उत्तर आ जाएगा। 2 से काट दीजिए 3 बार, 2 से काट दीजिए 20 बार, तो इसका जो उत्तर निकल कर आने वाला है 3/20, और 3/20 आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बस थोड़ा सा 4, 5, 5, 6 थोड़ा सा ब्रेक करना था, और इसके आगे की कहानी मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाई। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए 110 पे पहुंच गए हम लोग। 110 सवाल देखिए आप। 110 नंबर क्या कह रहे हैं? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% अधिक थी, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये चीज आपको प्रतिशत में बताया है मैंने। 3 संख्याओं की बात किया है, तो तीसरी संख्या से ज्यादा है तो 3 संख्याएं लिखिए आप, और थर्ड नंबर जो कि सवाल का बेस है उसको आप मान लीजिए 100। क्लियर? अब देखिए पहली संख्या इससे 25% ज्यादा है, तो अगर ये 100 है तो 25 ज्यादा है तो कितनी हो जाएगी? 125। दूसरी वाली 20 ज्यादा है तो कितनी हो जाएगी? 120। अगर आपने 100 माना है तो 100 के केस में आप डायरेक्ट बढ़ा भी सकते हैं और डायरेक्ट घटा भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए केवल 100 के केस में। क्लियर? तो 100 हमने मान लिया, तो ये नंबर हमको मिल गया। अब क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? जिसके साथ से या का लगा होता है वो हमेशा नीचे जाता है, कई बार बता चुका हूं। दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या कितनी है? 120, तो ये आएगा नीचे। बाकी बचा नंबर पहला, तो पहला आ जाएगा 125 और गुणा कर देना है 100। यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको काट दीजिए, 20 से काट दीजिए 6 बार, 20 से काट दीजिए 5 बार, और क्या काट सकते हैं यहाँ पे? बाकी वैल्यू नहीं कटेगी, आप केवल गुणा कर लीजिए। 125 गुणा 5 करेंगे तो 625 आ जाएगा, और भाग कर देना है 6 से। भाग करिए 6 का नम 6, जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 6 चौको 24, और दशमलव लगाएंगे 6 का नम 6। लगभग 104 के आसपास उत्तर आना चाहिए। 104 के आसपास वाला उत्तर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? ये वाला इससे 25 ज्यादा था तो 100 से 25 बढ़ा दिया, ये वाला 20 ज्यादा था तो 20 बढ़ा दिया। अब जिसके साथ से या का लगा होगा उसको नीचे रखना है, बाकी बचा नंबर ऊपर और गुणा 100 कर देना है। यहीं पर कहता अगर ये वाली इससे कितना ज्यादा या कम है तो जिसके साथ से या का लगा रहेगा वो तो नीचे रहेगा। ज्यादा कम में आपको देख लेना है कितना ज्यादा या कम है, उसको ऊपर रख देना है। बाकी जिसके साथ से या का वो नीचे होगा। जिसके साथ से या का लगा होता है इसका मतलब है उसी के साथ क्या हो रही है? तुलना हो रही है, उसको रखना है नीचे, बाकी बचा नंबर ऊपर और गुणा कर देना है 100, और आपका उत्तर निकल के आ गया। क्लियर है? तो इस सवाल में ए ऑप्शन सही है, 110 का ए। क्लियर? अगले सवाल पे देखिए 111 नंबर देखिए। 24x प्लस 24y की वैल्यू दिया गया है 4176। आपको बताना है x और y का औसत। अगर आप ध्यान से देखें तो 24 और 24 दोनों में दिख रहा है, तो 24 आप कॉमन ले सकते हैं। 24 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? x प्लस वाई। इसकी वैल्यू कितना दिया है? 4176। 24 से इसको आप काट दीजिए, 24 से करना 24, 17 बचेगा तो बच जाएगा 177। 24 अट्ठे 152 और 24 नवैया, 24 से करना 24 बचेगा यहाँ पे 17, 177 हो जाएगा। और 24 नवैया कितना होता है? 24 अट्ठे 24 छक्का 144, 24 सत्ते 168, 7 बार ले जाइए 68 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 3। यहाँ भाग दे लीजिए 24 से 4176 को,
24 एक 24 बच जाएगा कितना 17, 7 बचेगा, 24 सत्ते होता है 168, बच जाएगा 9, 9 के बाद आएगा 6, तो 24 चौको 96, कट गया कितना गया 174 आएगा 174। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 174। क्लियर, x प्लस वाई की वैल्यू 174 आ गई। बताना क्या है हमें, x और y का औसत बताना है। औसत क्या होता है, औसत होता है कुल पदों का योग। तो x और y का अगर औसत बताना है तो क्या लिखेंगे, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी x प्लस वाई की वैल्यू तो हमारे पास है, नीचे अगर 2 से भाग कर दूं तो औसत निकल आएगा। तो यहाँ 2 से भाग करेंगे तो यहाँ भी 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 8 16 और 2 7 14। तो x प्लस वाई का औसत कितना आ जाएगा 87, और 87 आपको सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है, तो 111 का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, सेकेंड ऑप्शन 87 बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर, x प्लस वाई की वैल्यू है 174, औसत बताना है तो 2 का भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि औसत क्या होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्लियर, नोट करिए फटाफट, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 112 नंबर। चलिए 112 दिख रहा है आपको, फटाफट देखिए और जवाब दीजिए। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1150 रुपए है, 1000 में अगर इसको बेचा जाए तो छूट की दर बतानी है, कितना छूट दिया जाए। ध्यान से देखिए 1150 रुपए की वस्तु है, यानी इसका मार्क प्राइस कितना है 1150, बेचा कितने में जा रहा है 1000 रुपए में, दिख रहा है यहाँ तक 1000 रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक, तो छूट नंबर में कितनी जा रही है, तो आप बोलोगे छूट कितनी की जा रही है 150 रुपए की, लेकिन इसको प्रतिशत में बताना है तो परसेंट में बताना है, तो नंबर वाली छूट ऊपर रखनी है। हमने आपको बताया छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य कितना है 1150, और गुणा कर देना है 100 से, 0 0 खत्म, 5 से काट दीजिए 3 बार इसको, 5 से काट दीजिए 23 बार, 100 गुणा 3 हो जाएगा आपका 300, और 300 बटा 23% इसका सही जवाब है। 1150 रुपए की चीज 1000 में बेच दिया है तो 150 रुपए का आपको छूट मिल गया, और छूट किस पर मिलेगा आपको 1150 रुपए पे, 0 0 कट जाएगा, 5 दिया 15, 5 से कटेगा 23 बार, और 100 गुणा 3, 300 बटा 23% आना चाहिए, और 300 बटा 23 का मतलब है, इसको हल करेंगे 23 से 23, 7 बटेगा 0, और 23 दिया 69, लगभग 13% से ज्यादा आएगा, लेकिन ज्यादा वाला उत्तर नहीं दिया है, दशमलव को इग्नोर कर दिया, इसका मतलब 13% आपको टिक कर देना है। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, इसका एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो 13 से थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि 23 से 300 कटेगा नहीं। अगर आप पूरे उत्तर पर जाएं तो 23 से 23, 23 या 69 दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, और 23 चौका 92, लगभग 13.04% आएगा, लेकिन आपको दशमलव वाले ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप 13% को टिक कर देंगे। क्लियर है, अप्रोक्सीमेशन है ये, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो पूरा पूर्णांक है उसको आप लेंगे, बाकी जो डेसिमल वाला उसको इग्नोर कर देंगे। तो 13% यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 113 में भी थोड़ा सा करेक्शन था। देखिए हमने आपको कहा था कि एक विद्यार्थी के गणित और भूगोल में नंबर दिए थे। गणित में दिया था 180 नंबर, और ज्योग्राफी यानी भूगोल में बताया था कि 150 नंबर है, तो दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया था। क्लियर है, एक विद्यार्थी ने गणित में 180 अंक प्राप्त किए और भूगोल में 150 अंक प्राप्त किए, तो उसके अंकों का अनुपात बताना था। अनुपात में कुछ नहीं करना होता, आपको पता है, केवल क्या कर देना है, भाग कर देना है, और आपका उत्तर आ जाएगा। मैथ में पाया था 180 और ज्योग्राफी में कितना था 150, दोनों को केवल भाग करना है, तो 180 और 150 को भाग कर दीजिए, 0 0 खत्म, यहाँ कटेगा 3 से 6 बार, यहाँ कटेगा 5 बार, और 6 और 5 आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों विषयों में प्राप्तांकों का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा 6:5। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा करेक्शन था। मैथ में 180 और ज्योग्राफी में 150, दोनों का रेशियो बताना था, भाग कर देना, 6-5 बिल्कुल सही जवाब आ जाए। क्लियर है, चलिए अगले सवाल पे देखिए, 114 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। 176 को 3 से विभाजित करना है तो जो शेष आएगा उसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें उससे ज्यादा आएगा। क्लियर है, तो आप पहले 3 को 176 से भाग कर दीजिए और शेष निकाल लीजिए। 3 बचे 15, 2 बचेगा 26, 3 8 24, यहाँ शेष कितना आएगा 2। कौन वो ऑप्शन आपको चुनना है जिसमें 2 से ज्यादा आएगा शेष, वही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अब आप इसको अगर भाग दे ऐसे ही भाग दे सकते हैं, 4 चौक 16, 1 बचेगा 14, 4 तियां 12, शेषफल 2 आएगा, जबकि ये कह रहा है कि उससे अधिक होना चाहिए। यहाँ अगर भाग करेंगे 3 बचे 15, 25 होगा, 3 8 24, इसमें एक ही बचेगा, ये गड़बड़ है। 2 से भाग करिए, 2 से लास्ट में 6 है तो पूरा पूरा कट जाएगा। अगर इसको भाग करें 5 तियां 15, 2 बचेगा 23, 5 चौक 20, तो शेषफल कितना आएगा 3, और ज्यादा वाला ही लेना है हमको, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिला है 2, तो 2 से ज्यादा जिसमें मिलेगा वही उत्तर है। डी ऑप्शन में आपको 2 से ज्यादा मिलेगा, तो इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो 114 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए इसको क्लियर कर लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला देखिए, अगला सवाल रीजनिंग का है। मदन का जन्म दिवस महीने के तीसरे बृहस्पतिवार को पड़ता है तथा उस महीने का पहला दिन सोमवार। निम्नलिखित में से किस तारीख को मदन का जन्म दिवस है? वैसे तो ये सवाल जो है रीजनिंग वाले सर का है, तो वो आएंगे और वो आपको इसका करेक्शन देंगे। क्लियर है? चलिए 116 पे चलते हैं। किसी दिन 6:14 बजे से 8:02 बजे तक घंटे तथा मिनटों की संख्या बतानी। यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन था, हमने आपको बताया था कि चाहे आप AM ले लीजिए तो यहाँ भी AM ही रखना है, या अगर PM लेंगे तो यहाँ भी PM। क्लियर? AM PM दिया नहीं था तो किसी एक को ही लेना है, दोनों जगह पे वही वैल्यू लेनी है। तो यहाँ 6:14 से 8:02 बजे तक घंटे तथा मिनट बताने। तो अगर आप देखिए 6 से 8 बज रहा है तो घंटे कितने हुए, 2 घंटे, और 2 घंटे वाला ऑप्शन केवल एक ही दिख रहा है, तो आगे बढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। और यहाँ 14 मिनट है और यहाँ 2 है, तो 14 और 12 का अंतर कितना है, 12 मिनट का, तो 2 घंटे 12 मिनट इसका सही जवाब है। अगर यहाँ AM हो जाए, यहाँ PM हो जाए तो हो सकता है दूसरे ऑप्शन आए या दूसरे उत्तर आए, लेकिन करेक्शन में मैंने आपको बताया था किसी एक को ही लेना है, चाहे AM ही ले लीजिए और चाहे PM और PM। क्लियर? चलिए तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 116 का सी ऑप्शन सही। 117 देखिए, 117 देखिए और जवाब दीजिए। 117 देखिए, दो संख्याओं के योगफल का 30%, उनके अंतर के 40% के बराबर है, तो दोनों संख्या में रेशियो बताना। देखिए संख्या आप ले सकते हैं दो कोई भी, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दो संख्याओं के योगफल का दिया है कितना, 30%। अगर दो संख्याएं मैं ले लूं A और B, तो इनके योगफल का 30%, यानी A प्लस B का 30%। इनके अंतर के किसके बराबर है भाई, अंतर के किसके बराबर है, 40%। क्लियर? तो 40% के बराबर है। ध्यान से देखें तो परसेंट खत्म, ये वाले 0 से ये वाला 0 खत्म। क्लियर है? 3 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3A प्लस 3B। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4A माइनस 4B। ये वाला A इधर आएगा तो 3A से 4A घटेगा तो A आएगा, ये 4 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 4 3 7। दोनों संख्याओं का रेशियो पूछा है, तो संख्याओं का अनुपात कितना आ जाएगा, 7:1, और 7:1 आपको A ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? तो दोनों संख्याओं का रेशियो कितना आ जाएगा, 7:1, तो 117 का A ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है? फटाफट नोट करिए और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। इसको देखिए 118 देखिए, 2 + 4 + 6 ... 52, इसका वैल्यू बताना है आपको। देखिए और फटाफट जवाब दीजिए। इस तरह के सवाल भी हमने आपको कराए। अब अगर ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 और ... कितना हो जाएगा, 26। अब 1 से 26 डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये क्या है, प्रथम 26 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। और प्रथम 26 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको बताया गया है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n+1/2, जहां पर n क्या है, पदों की संख्या। अगर 1 से 26 तक संख्या लिखेंगे तो कितनी संख्याएं बनेगी, 26। तो ये हो गया n+1 रखेंगे तो 26 से 1 27, और नीचे क्या आता है, 2 से 2 कट जाएगा, केवल यही आपको गुणा कर देना है, उत्तर आ जाएगा। गुणा भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसका इकाई अंक है 6, इसका इकाई अंक है 7, गुणा करेंगे तो 7 छंग 42, और 42 का इकाई अंक क्या है, 2, और इसका उत्तर वही आएगा जिसके लास्ट में 2 होगा, और लास्ट में 2 किसमें दिया है, सी ऑप्शन में। आपको गुणा भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल यूनिट डिजिट निकाल दीजिए, तभी उत्तर आपको मिल जाएगा। क्लियर है?
ये 6 है, ये 7 है, 6 और 7 का गुणा होगा तो 42, 42 का मतलब है लास्ट में 2, और लास्ट में 2 आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन आप टिक कर। क्लियर? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको पता होना चाहिए, n+1/2। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, n सम संख्याओं का योगफल, वर्गों का योगफल, घनों का योगफल, सब आपको क्लास में बताया गया है, ये सब आपको रटा होना चाहिए। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, 37.5 में कितने 1/8? ये सवाल आपको कई बार बताया है, कुछ नहीं था इसमें, पहले वाले को दूसरे वाले से भाग कर देते हैं। 37.5 का मतलब क्या है, 75/2, भाग कर दीजिए कितने को, जितना पूछ रहा है, 1/8। बटे का बटा दिखेगा तो नंबर आपको बताया है पलट देना है, और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, और 75 चौका कितना होता है 300। तो 37.5 में कितने 1/8 होंगे, तो 300 1/8 होंगे, और वो 300 1/8 चाहे आप निकाल लीजिए 37.5 के बराबर होगा। क्लियर है? चलिए, तो इसका ऑप्शन 119 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? चलिए 120 लास्ट सवाल है मैथ वाले सेक्शन का। 120 देखिए, 48 का m% 64 है, हिंदी 48 का m% 64 है, तो m का मान बताना है। ठीक है, आसान सवाल है ये भी। 48 का m%, तो 48 गुणा m/100, प्रतिशत है तो तुरंत भिन्न में ले जाएंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग, और भाग कहाँ करते हैं, नीचे। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 64। m का मान बताना है, काट दीजिए आप इसको, 8 से काट दीजिए 6 बार, 8 8 64, 2 से काट दीजिए 3 बार, 2 से काट दीजिए 4 बार, तिरछा गुणा करिए 100 का 4 से 400, 3 गुणा m बराबर 100 गुणा 4 400, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400/3, और 400 को आप 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 133 सही 1/3, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? तो 120 का कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही। क्लियर है? तो इस तरह से मैथ सेक्शन के हमने 30 सवालों को हल कर लिया। क्लियर है? अब बात आती है हिंदी की, और हिंदी वाले सर आपके बीच आने वाले हैं, और वो आपको हिंदी का सॉल्यूशन देंगे। क्लियर है? हिंदी वाला आप खोल के रख दीजिए। हेलो, मैं श्रवण पांडे, आपका की हिंदी फैकल्टी टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा का मॉक टेस्ट आपकी कोचिंग में आज आयोजित कराया गया था, मैं उसके हिंदी सेक्शन का आज मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। और इसके तहत सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो यानी उसे क्या कहा जाएगा, गरीब नहीं कहा जा सकता, दरिद्र नहीं कहा जा सकता, विनीत नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है अकिंचन। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका 31वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम सही है। गरीब और दरिद्र दोनों समानार्थी हैं। विनीत का मतलब होता है शांत, एकदम विनय से। अच्छा, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। 32वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची नहीं है। घोटक, घोड़ा है, ये तीनों के तीनों क्या है, पर्यायवाची हैं। जबकि तरंग नहीं होता है, तुरंग होता है। तुरंग आपका पर्यायवाची है, तरंग नहीं होता है। अच्छा, शुद्ध शब्द 33वां क्वेश्चन क्या कहता है, यानी हमारा 32वां क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द है 33वें क्वेश्चन में कह रहा है, शुद्ध शब्द है अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्ध्यान, उपर्युक्त। तो अनाधिकार आपका अशुद्ध है, अनाधिकार ना होकर के अनधिकार होता है, अहिल्या ना होकर के अहल्या होता है, अंतर्ध्यान ना होकर के अंतर्धान होता है। जबकि चौथा ऑप्शन डी उपर्युक्त एकदम उपयुक्त ऑप्शन है। ठीक, यानी 33वें प्रश्न का आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डॉट 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 पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं डॉट 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 खरीदा जाता है, तो कोई पानी नहीं हो सकता, कट्टी पानी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कुछ पानी से लोग डूबते हैं तो कुछ पानी, तो कहीं वाले शब्द में आपका कुछ प्रयुक्त नहीं होता है, तो आपका डी ऑप्शन सही होना चाहिए। कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है, यानी 34वें का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 35वें प्रश्न की। 35वें प्रश्न की बात करते हैं। 35वें प्रश्न की बात करते हैं। 35वें प्रश्न कहता है, खूब सोच विचार कर करने के बावजूद भी हम किसी डर पर नहीं पहुंच सके। निदान पर, प्रमाण पर, परिणाम पर अथवा परिमाण पर। तो परिणाम होता है हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सके, हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सके, क्योंकि यहाँ पर निदान नहीं होगा, प्रमाण नहीं होगा और परिमाण भी नहीं होगा। क्या होगा, परिणाम पर नहीं पहुंच सके। इसके बाद बात करते हैं 36वें क्वेश्चन की।
36वें प्रश्न में कह रहा है कि कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है, क्या होना चाहिए? प्राकृतिक, स्वनिर्मित, स्वाभाविक, स्वचालित। तो क्या होना चाहिए इसका? कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, और मानव निर्मित क्या होता है? स्वनिर्मित भी हो सकता है, जबकि कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। तो इसका विलोम शब्द क्या होना चाहिए? प्राकृतिक होना चाहिए, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया हो, स्वनिर्मित ना हो। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची है? 37वें प्रश्न में क्या कह रहे हैं? कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची है? उरग, सरीसृप, पवनास, ये तीनों के तीनों सर्प के पर्यायवाची हैं। जबकि सिंधुर, सिंधुर का मतलब होता है हाथी, सिंधुर आपका अहि का पर्यायवाची नहीं है। 37वें प्रश्न का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 38वां प्रश्न, वैदिकी हिंसा न भवति नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। तो इसका शीर्षक क्या बनेगा? अहिंसा, पीड़ा, जन, ये तीनों के तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, आपका होगा हिंसा। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, क्योंकि अहिंसा न भवति, पीड़ा न भवति, जन न भवति, इसके शीर्षक नहीं है इस नाटक के, हिंसा न भवति शीर्षक है। इस तरीके से 38वें प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो जाता है? हिंसा हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं 39वें प्रश्न में क्या कह रहा है? अभिधन उदय की संधि कीजिए। अभिधन उदय की संधि, इन दोनों की संधि जड़ संधि हो रही है। अभिधन उदय, छोटी ई और उ मिलते हैं, तो छोटी ई और यू मिलते हैं, उ मिलते हैं। तो जिस पहले शब्द के आखिरी वर्ण पर अगर छोटी ई की मात्रा लगी रहती है तो ये आधा हो जाता है, और अगले वाले शब्द के यानी दूसरे पद के पहले अक्षर की मात्रा इस पर चढ़ जाया करती है। तो अभ्युदय आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभ्युदय नहीं होगा, अभ्युदय नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा? 39वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही। पीपर पात सरिसमंडोला में उपमेय क्या है? पीपर पात सरिसमंडोला में उपमेय क्या है? 40वां प्रश्न कह रहा है हमारा। तो पीपर पात का मतलब पीपल का पत्ता, सरिस माने समान, मन माने मन, हृदय, और डोला का मतलब डोलना। तो ये इसमें उपमेय पूछ रहा है, किससे तुलना की जा रही है? तो मन की तुलना किससे की जा रही है? मन की तुलना की जा रही है पीपल के पत्ते से। तो उपमेय क्या है? मन है आपका। 40वें प्रश्न का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 41वां प्रश्न क्या कह रहा है कि नवनीत, 41वें प्रश्न की बात करते हैं कि नवनीत शब्द का समानार्थी निम्न में से कौन सा है? नवनीत शब्द का समानार्थी निम्न में से कौन सा है? तो ताजा मक्खन, नया चांद, जल, गृह। तो क्या होना चाहिए आपका? ताजा मक्खन होता है नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द, ताजा मक्खन। 42वें प्रश्न की बात करते हैं तो मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? कली, कमल, मीन, कनक। क्या होना चाहिए? आपका कली होना चाहिए, क्योंकि मुकुल का समानार्थी शब्द होता है कली। कमल का मतलब कमल का पुष्प होता है, मीन माने मछली होता है, और कनक माने सोना होता है, जबकि मुकुल का मतलब क्या होता है? कली होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 43वें प्रश्न की बात करेंगे। 43वें प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है हमारा कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? आप सबने पढ़ा है कि 8 कांड, 5 कांड और 12 कांड, ये तीनों नहीं होते हैं। क्या होता है? 7 कांड होते हैं। 43वें प्रश्न का हमारा पहला ऑप्शन एकदम सही है, 7 कांड। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। अशुद्ध शब्द हमारा आशीर्वाद शुद्ध है, सूर्योदय भी सही है, महर्षि भी सही है। क्या है? परमार्थ आपका गलत है। परमार्थ में बीच में रा होना चाहिए, यानी इस प्रश्न का 44वें प्रश्न का पहला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो शंकर शेष, नरेश मेहता, मोहन राकेश और निर्मल वर्मा। तो किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। खून के घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। खून के घूंट पीकर रह जाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक खून बहना? नहीं। सामिस होना? नहीं। अत्यधिक क्रोध करना? विवशता के कारण क्रोध को रोक लेना। तो आपका डी ऑप्शन क्या होता है? यहाँ पर सही हो जाता है। विवशता के कारण क्रोध को रोक लेना। तो 46वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। हाँ, क्रोध के कारण, मतलब कि अत्यधिक विवशता के कारण क्रोध को रोक लेना। 47वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 47वें प्रश्न में कह रहा है उमेश शब्द में कौन सी संधि है? उमा धन ईश, यानी इसमें क्या होना चाहिए? गुण संधि होनी चाहिए। जहां पर भी इकाहरी मात्रा आ जाए, एक ही मात्रा आ जाए, या
कोई भी ऐसी मात्रा आ जाए जहाँ पर इकारी मात्रा होती है, ए की मात्रा हो जाए, ओ की मात्रा हो जाए, वहाँ पर क्या होती है? गुण संधि होती है, उमा धन ईस। ठीक है। अच्छा, निम्नांकित में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? निम्नांकित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? आपका अनुग्रहित। अनुग्रहित शुद्ध होता है, अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित बिल्कुल भी नहीं होता है और अनुग्रहित नहीं होता है। इसका मतलब 48वें प्रश्न का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बात करते हैं 49वें प्रश्न की। गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य सामान्य भूतकाल में होगा। गायत्री गीत गाई, गीत गाया, गाया, गायत्री ने गीत गीती थी, गायत्री गीत गई थी, गायत्री गीत गाए, गायत्री ने गीत गाया। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाना चाहिए? गायत्री ने गीत गाया। ये सामान्य भूतकाल का होता है। ठीक, सामान्य भूतकाल होता क्या है? सामान्य भूतकाल यानी ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में सामान्य रूप से किया गया हो। अच्छा, वसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर रेखांकित अंश में अलंकार है। रेखांकित अंश में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? वसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। बहुत मेरा मन मयूर शब्द में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ सीधे उपमेय का उपमान बता दिया जाता है, यानी उपमान का उपमान से तुलना न करके सीधे उपमेय को उपमान के समान बता दिया जाए। जैसे चंद्र खिलौना, चंद्र के समान खिलौना नहीं, चंद्र खिलौना। मन मयूर, यानी ये जो मन मयूर है, मन मयूर शब्द को यानी मन को सीधे मोर बता दिया गया। यहाँ मन को मोर से कोई तुलना की नहीं गई, यहाँ पर सीधे मन को मोर बता दिया गया। अच्छा, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 51वें प्रश्न की बात करेंगे। 51वां प्रश्न हमारा कह रहा है, ये हमारा गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो कह रहा है कि व्यक्ति के जीवन में संतोष का बहुत महत्व है। संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है। असंतोष सब व्याधियों की जड़ है। महात्मा कबीर ने कहा है कि धन दौलत से कभी संतोष नहीं मिलता। संतोष रूपी धन मिलने पर समस्त वैभव धूल के समान प्रतीत होते हैं। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धोरी समान। यानी इन पंक्तियों को हम पढ़ेंगे और इन पर आधारित हम प्रश्न करने वाले हैं। क्या है 51वां प्रश्न? हाँ, संतोष का विलोमार्थी। संतोष का विलोमार्थी शब्द संतोषी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, संतुष्ट नहीं हो सकता है, संतोष रहित नहीं हो सकता है। और क्या होना चाहिए? असंतोष होना चाहिए। इसका मतलब हमारे 51वें प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? असंतोष होना चाहिए, है ना। संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है, इस वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ है? संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है, इस वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल कि अतीत काल? तो वर्तमान काल है, यानी रहता है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो सामान्य वर्तमान काल होता है। तो आपका वर्तमान काल होना चाहिए। 52वें प्रश्न का क्या होना चाहिए उत्तर? ये होना चाहिए। अब बात करते हैं 53वें प्रश्न की। तो क्या होना चाहिए? बात करेंगे 53वें प्रश्न की। साधु, साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो क्या होना चाहिए? साधु रानी, साधुओं नहीं होना चाहिए। सधवा, सधवा होता है जिसका पति जीवित हो। साधुओं यानी बहुवचन होता है साधु का। साधु रानी, साधु की कोई रानी तो नहीं होती, साध्वी होता है। यानी 53वें प्रश्न का आपका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? साधु का साध्वी हो जाएगा। सम्मुख शब्द की बात करें, अगर हम बात करें सम्मुख शब्द की, सम्मुख शब्द की बात करेंगे। सम्मुख शब्द का अर्थ क्या है? परामुख, प्रत्यक्ष, सामने, परापेक्ष। सम्मुख का मतलब क्या होता है? सामने। तो सम्मुख का मतलब क्या होता है? सामने होता है। और हम 54वें प्रश्न की बात करेंगे, तो 54वें प्रश्न का हमारा क्या होना चाहिए उत्तर? सही उत्तर है सामने। परामुख नहीं होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंख के सामने की बात करेगा। परपेक्षी का मतलब यानी सामने क्या हो गया? आपका सही उत्तर हो जाएगा जिस स्त्री का पति जीवित हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है कामनी, अभी हमने बताया था 53वें प्रश्न में। सधवा क्या होता है? जिसका पति जीवित हो वो क्या होता है? सधवा होता है। और बात करें
56वें प्रश्न की, तो 56वें प्रश्न में क्या होता है? 56वें प्रश्न में क्या होगा? 56 प्रश्न का मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। वाक्य किस प्रकार का है? मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। मिश्र वाक्य है कि, जहां की, लेकिन, किंतु, परंतु। जहां पर की, लेकिन, किंतु, परंतु आदि शब्द आते हैं, मिश्रित वाक्य होता है। तो मिश्र वाक्य होगा आपका, क्योंकि सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें सरल वाक्य वैसा वाक्य जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य होता है। अच्छा, मिश्र वाक्य क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य होता है, दो उद्देश्य हो सकते हैं, एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन क्या हो सकता है? विधेय एक से अधिक होता है। ठीक। अच्छा, बात करेंगे 57वें प्रश्न की। 57वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 57वां प्रश्न कह रहा है, आंख दिखाने मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई, श्याम साहूकार को आंखें दिखाता है, वह दर्पण में आंखें देखता है, रामू आंखों से देखता रहता है। ठीक। सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई। आंख दिखाने का मतलब यहाँ पर सीता डॉक्टर से इलाज कराने गई हुई है। यहाँ पर सीता ने डॉक्टर को डराया धमकाया नहीं। यहाँ पर क्या कर रही है? ये डॉक्टर को आंख दिखाने गई है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। श्याम साहूकार को आंखें दिखाता है यानी डराता है, वह दर्पण में आंखें देखता है, यहाँ आंखें देखने की बात हो रही है। और रामू आंखों से देखता रहता है, आंखों द्वारा देखने का काम किया जा रहा है। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए? श्याम साहूकार को यानी डराने या धमकाने के भाव से जब आंख दिखाई जाती है तो वही उत्तर क्या होता है? श्याम साहूकार को आंखें दिखाता है। तो आंख दिखाने का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 57वां सही हो जाएगा। बात करें 58वें प्रश्न की। अगर हम बात करते हैं 58वें प्रश्न की, 58वें प्रश्न की बात करें, रात का भोज। रात का भोज वाक्यांश के लिए, रात का भोज वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक। रात का भोज वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो क्या होगा? निशा भोज नहीं, निशा भोज नहीं होता है। निशीथ भोज बिल्कुल भी नहीं होता है। निशा भोज नहीं, रात्रि का भोज नहीं होता है। कलेवा रात्रि का बचा हुआ सुबह खाने वाला भोजन होता है। व्यालु, इसके लिए एक शब्द आता है, प्रयुक्त होता है व्यालु। तो आपका 58 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें 59वें प्रश्न की। 59वां प्रश्न क्या कह रहे हैं हमारा? टेलीविजन किस प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री है? टेलीविजन किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? टेलीविजन किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? इसके लिए बात करेंगे, दृश्य श्रव्य दोनों है, यानी दिखाई और सुनाई दोनों देती है। दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार की है। दृश्य केवल नहीं कह सकते, श्रव्य केवल नहीं कह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। दृश्य और श्रव्य यानी टेलीविजन हमारे लिए दिखाई और सुनाई दोनों देने वाली शिक्षण सहायक सामग्री है। और उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते समय, उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते समय आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कला शिक्षण दोनों तरीके की, दोनों बातें सही है। पर्यवेक्षित अध्ययन और बल्कि स्व अनुदेशित शिक्षण, ये तीनों की तीनों बातें सही है। ये सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका सही क्या होना चाहिए? 60वें प्रश्न का, अंतिमवें प्रश्न का क्या होना चाहिए उत्तर? ये सही। 60 उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते समय आवश्यक है कला शिक्षण, पर्यवेक्षित अध्ययन, स्व अनुदेशित शिक्षण, ये सभी। धन्यवाद। अब Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel TCS पाठशाला। और जैसा कि आपने आज टेस्ट दिया है और टेट की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं और आप लोगों ने पूरा अपना दम लगा दिया है कि जितना भी बेहतर से बेहतर हो सके वो करें और उसके बाद अच्छे स्कोर ले आए। तो उसी क्रम में जो आज का टेस्ट आप लोगों ने ऑफलाइन सेंटर पे TCS कोचिंग कुंडा में दिया था, उसके सोल्यूशन में मैं हाजिर हूँ आपसे इंग्लिश पोर्शन को सॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 60 क्वेश्चंस में डिफरेंट अलग अलग सर ने जिन्होंने आपको सोल्यूशन दिया है। प्रिंस सर ने मैथ्स का दिया है, हिंदी के लिए श्रवण सर ने दिया हुआ है, साइकोलॉजी की आंसर की आपको मिली हुई है। तो हम आपको इंग्लिश के बारे में बताते हैं। एक एक क्वेश्चन आप मिलाइए भी, सॉल्व भी करिए, अगर कोई दिक्कत आए तो उस पर आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स में और हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।
ये पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है। आप इस पैसेज, ये पैसेज बहुत ही आसान है, ठीक है। आप कभी कभी एक गलतियां करते हैं पैसेज सॉल्व करते समय कि आप एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद एक पैसेज को पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको पहले क्वेश्चंस को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप पैसेज को पढ़ना चालू करेंगे अगर पैसेज बड़ा है तो, और अगर पैसेज छोटा है तो हम इसे समय पे ही 1-2 बार भी पढ़ सकते हैं। तो जैसा पैसेज होगा उसके हिसाब से आप डिसीजन ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए बड़े पैसेज दिए गए हैं तो पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उनके कीवर्ड्स ले आने हैं और उस कीवर्ड्स को याद रखना है, फिर पैसेज पढ़ना है। पैसेज में जहां पे वो कीवर्ड्स मिल जाए उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। और तब जाकर के फिर सेकेंड राउंड में आप देखेंगे जहां जहां अंडरलाइन आप किए होंगे, ठीक है ना, जहां जहां अंडरलाइन किए होंगे उसी के आसपास से आंसर मिल जाया करेगा, ठीक है। बाकी तो आप अपना भी तरीका अपनाते होंगे, जो आपको बेहतर लगे उस पर भी आप जा सकते हैं। तो ये पैसेज को आप पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। और उसके आंसर्स मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप मुझे बताइएगा। ये पहला वाला प्रश्न है, डॉग के बारे में पूरा पैसेज दिया गया है, बताया गया है कि जो डॉग है वो पुलिस में भी यूज होते हैं, आर्मी में भी यूज होते हैं, ये ट्रस्ट वर्दी होते हैं, इन्हें इनकी ब्रेवरी के लिए बहुत सारे मेडल्स भी मिल रखे हैं, ठीक है ना। एक तरीके से जो व्यक्ति वो होता है, क्या कहते हैं, अंधा होता है, ब्लाइंड होता है, उसके लिए ये कंपेनियन के रूप में भी, आईज के रूप में भी काम करते हैं। तो बहुत सारे काम इसके दिए गए हैं डॉग्स के। तो पैसेज बताता है कि डॉग्स क्या कर सकते हैं, तो उन्हें हम लोग अलग अलग काम के लिए ट्रेंड कर सकते हैं, ठीक है। इजी है, आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डाउटफुल नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है। जो 62 प्रश्न है जिसका आंसर जो है, मेडल्स आर अवॉर्डेड टू सम डॉग्स, कुछ डॉग्स को जो है मेडल्स का अवार्ड दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो बहादुरी वाले काम किए हुए हैं, ब्रेव डीड्स की वजह से, ठीक है। थर्ड प्रश्न है आपके साथ, द पैसेज इंप्लाइज दैट, पैसेज बताता है, ठीक है ना, कि कुत्तों में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो इसे मैन का अच्छा कंपेनियन बनाती हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं कुत्तों में, डॉग्स में, जो क्या कहते हैं आदमियों का अच्छा दोस्त बनाती हैं, कंपेनियन बनाती हैं। तो ये 3 प्रश्न थे जो आपके पैसेज से थे, ठीक है। आप इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर के प्रश्न पे, ठीक है। ये भी शायद पैसेज का ही, हाँ बिल्कुल पैसेज का ही है। द फ्रेज, ये फ्रेज है, ठीक है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है देख लीजिएगा थोड़ा सा। अरिस्टोक्रेटिक ब्लड हाउंड, इसका मतलब क्या है? तो ये पेडिग्री डॉग्स के लिए यूज किया गया है। आप जैसे ही पढ़ेंगे यू विल फाइंड इट आउट करेक्ट, ठीक है। अगर आपको डाउट या कंफ्यूजन होता है तो टेल मी, ठीक है। मैं उस पर आपके लिए सॉल्यूशन के लिए कुछ करूंगा या आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए ग्रामेटिकल पोर्शन को देखते हैं। पहला प्रश्न है 65 वाला, आप ध्यान दीजिए। सुइटेबल 4 प्रपोजिशन दिए गए हैं, विद, इन और ऑफ और ऑन दिया गया है। कौन सा लगाना है? तो सेंटेंस को पढ़िए, दे आर मेन, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं बोलूं यहां पे दिया सेम किडनी। अब जैसे मैं बोलूं कि यहां पे एक सेंटेंस लिख लूं कि दे आर ऑफ सेम काइंड, तो आप इसका अर्थ निकाल पा रहे होंगे कि वो एक ही प्रकार के व्यक्ति हैं ना। दे आर ऑफ सेम नेचर, वो एक ही प्रकार के, एक ही स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो अगर वो क्या कहते हैं, दे आर मेन ऑफ, तो आप जैसे ही इसके साथ ऑफ सेट करेंगे वो कंप्लीट अर्थ देगा। अगर ऑन सेट करेंगे तो गलत हो जाएगा, इन लगाएंगे गलत हो जाएगा, विद का कोई लॉजिक नहीं जाता है, ठीक है। तो चाहे 3 को गलत करके चौथे को करेक्ट कर लीजिए, और चाहे तो आप समझिए और पढ़िए, तब पर भी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑफ ही करेक्ट होगा। चलिए अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है और दिया गया है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अगर आप पढ़ेंगे तो करेक्ट स्पेलिंग में आपको यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखनी थी कि पोसेस में SSE होता है। ये स्पेलिंग मिस्टेक कई बार पूछी गई है परीक्षाओं में, तो पोसेस का स्पेलिंग आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कई बार असासिनेशन की स्पेलिंग पूछ ली जाती है। अक्सर आप देखते हैं कि जहां कहीं भी SSCE, CIE, CEI, मतलब ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जहां से क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो प्लीज आप उन सारे वर्ड्स को जरूर देख के जाइएगा पेपर में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पास उन वर्ड्स का कलेक्शन नहीं है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। अगर आप ऐसा ना कर पाए तो परीक्षा के पहले मैं ही एक आध वीडियो बना करके आपके लिए कार्य कर सकता हूं, जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फाइंड आउट, अगला प्रश्न है 67। फाइंड आउट सब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। याद करिए कितनी बार मैंने कहा था कि वर्ब के पहले वाला पोर्शन कौन होगा, सब्जेक्ट होगा। यहां पे देखिए डू और मेक 2 वर्ब है, हेल्पिंग एक मेन वर्ब है, ठीक है। कितनी बार बताया कि जब कभी वर्ब होती है
तो वर्ब के पहले वाला पोर्शन कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। वर्ब अगर अकेली होगी तो मेन वर्ब, और वर्ब अगर दो होंगी तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का स्ट्रक्चर बनेगा। तो डू हेल्पिंग वर्ब, मेक मेन वर्ब, और इसके पहले जो स्टोन वॉल्स हैं ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो आंसर तो आपको मिल गया होगा। स्टोन वॉल्स जो है ये मतलब ए जो विकल्प है ये इसका उत्तर है। ठीक है, स्टोन वॉल्स करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 दे रहा है कि चूज द ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन को चूज करो, ठीक है, दैट इज नियरली इन द सेम मीनिंग। आप कई बार पढ़ते होंगे प्लेंटी, प्लेंटी का प्रयोग बहुत सारे के सेंस में होता है। ठीक है, तो प्लेंटी का जब जब प्रयोग होगा तो वो हमेशा लॉट के सेंस में होता है। प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स, प्लेंटी ऑफ ग्रेन, प्लेंटी ऑफ बॉयज, प्लेंटी ऑफ गर्ल्स, कुछ भी यूज करोगे तो प्लेंटी का मतलब होता है ढेर सारा। तो लॉट जो होगा ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। आइए बात करते हैं 68 के बाद 69 क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, ठीक है, वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट कर सकते हैं। एक सेंटेंस है लिखा हुआ है, फ्लीट को अंडरलाइन करा हुआ है और पूछा है ये कैसा नाउन है। आप याद करो, जब फ्लीट ऑफ शिप की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं? फ्लाइट ऑफ बर्ड्स की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं? हर्ड की बात करते हैं, टीम की बात करते हैं, क्रू की बात करते हैं। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो विशेष ग्रुप के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे बंच ऑफ कीज आप यूज करते हैं, बंच ऑफ बनानास यूज करते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स यूज करते हैं, टीम ऑफ प्लेयर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग शब्दों के लिए अलग कलेक्टिव नाउन यूज किए जाते हैं और ये काफी बार क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर इस लिस्ट को नाउन में जाकर के देख लीजिए कितने ऐसे वर्ड हैं और कौन किसके लिए यूज होता है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होता है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स हो जाता है, ठीक है, टीम ऑफ हॉर्सेस हो सकता है, टीम ऑफ प्लेयर्स हो सकता है, क्रू ऑफ सेलर्स हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे बीज के लिए क्या यूज होता है, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही फ्लाइट ऑफ, जैसे बर्ड्स, बर्ड्स के लिए अलग यूज करते हैं हम लोग। स्वार्म ऑफ बीज हो जाता है, फोल्क ऑफ पीपल हो जाता है, फ्लॉक ऑफ शीप हो जाता है, राइट। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखिएगा, अलग अलग वर्ड्स के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं और बहुत बार पेपर में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्लास कैसा नाउन है? तो क्लास को देखिए, क्लास मतलब एक से ज्यादा लोगों का समूह दिखा रहा है, तो कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कुछ बच्चे कॉमन नाउन में कंफ्यूज अगर होते हैं तो उनको बस ये ध्यान रखना है कि क्लास में समूह दिखता है कि नहीं दिखता है। तो अगर क्लास में समूह दिखता है एक से ज्यादा तो वो कॉमन नहीं बल्कि कौन सा होना चाहिए? कलेक्टिव होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, कभी भी ऐसे डाउट्स आ जाए तो थोड़ा दिमाग लगाया करिए कि कलेक्टिव है मतलब ग्रुप दिखाएगा, ग्रुप दिखाएगा मतलब कलेक्टिव नाउन होगा। चेंज द वॉइस, 71 प्रश्न है, 71st क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करने के लिए तो भाई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, केवल अच्छे से देख पाओ बस। देखो भाई, ओपन द विंडो इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट से शुरू होगा, लेट से शुरू हो रहा है, लेट से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहां तो द विंडो के बाद सीधे बी लगा हुआ है, इज एम आर नहीं लगा हुआ है। यहां पे शुड बी होता तब जब सजेशन की बात होती। तो ओपन द विंडो को अगर हम लेट से ऑप्शन पे चले तो लेट द विंडो बी ओपनड कहीं है, तो लेट द विंडो बी ओपनड एक ऑप्शन है। ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहां बी नहीं है। लेट और बी से बनाओगे तो लेट और बी का विकल्प कहां मिलेगा? डी मिल जाएगा और डी ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका भी पैसिव बनाना है, यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन मी। तो सीधी सीधी बात है, आई से शुरू कर रहे हो, ठीक है ना। आई से शुरू करोगे अगर यहां वाले को, एक एक सेंटेंस को देख लीजिए। आई कैन बी डिपेंडेंट अपॉन बाई यू, ठीक है। देखते हैं, आई कैन वेरी वेल बी डिपेंडेंट, यहां तो बी ही नहीं लगा हुआ है तो इसलिए बी को गलत कर दीजिए। आई कैन वेरी वेल बी डिपेंडेंट अपॉन यू, ठीक है, ये हो सकता है। एक ऑप्शन में वेरी वेल से शुरुआत हुई है, वेरी वेल आई कैन बी डिपेंडेंट अपॉन बाई यू, ठीक है। अब मेरे अनुसार ये करेक्ट आंसर डी इनको देना चाहिए, ठीक है ना, जो बेहतर विकल्प होगा। कंफ्यूजन सी में भी हो सकता है कि क्योंकि देख लीजिए वेरी वेल यहाँ पे आगे आया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता एडवर्ब को आगे लाने की कोई आवश्यकता है, इसलिए डी विकल्प को करेक्ट रखिए, ठीक है, और वही सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, वी स्कोर्ड एज मेनी गोल एज। आप सभी को पता है एज और देन के बाद, नहीं पता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एज और देन के बाद जब कभी भी प्रोनाउन का यूज करिएगा तो हमेशा चेक कर लीजिएगा कि इसके पहले कौन सा प्रोनाउन कैसा आया हुआ है। अगर एज और देन के बाद प्रोनाउन लगाना है तो एज और देन के पहले देखते चले आइए। अगर एज और देन के पहले वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होगा तो एज और देन के बाद वाला प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव होगा। अगर मान लीजिए यहां पर एज है तो एज के पहले आते चले आइए तो आपको मिलेगा वी नाम का सब्जेक्ट,
और वी सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए एज के साथ फिर दे भी सब्जेक्टिव केस में यूज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक विकल्प शी भी दिया हुआ है, वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज दे, और यहाँ पे शी भी सब्जेक्टिव केस है, एरर होना चाहिए, मतलब कि ये नहीं देना चाहिए इनको, ठीक है। तो चूंकि वी प्लूरल है तो हम प्लूरल वाले पे ही करेक्ट करेंगे, ए विकल्प को ही आप लेके जाइएगा, ठीक है, नॉट सी। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, आई एम 1 ईयर ओल्डर देन, फिर वही कहानी है, देन के बाद लगाना है, ठीक है, और देन के बाद लगाना है तो आई है तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ ये दोनों तो लगेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव केस वाले। अब या तो ही लगेगा और या तो शी लगेगा, ठीक है, हालांकि दोनों विकल्प लग सकते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव होना चाहिए था। अगर यहीं पर हर होता, यहीं पर देम होता, अस होता, तो मिस्टेक हो जाती, चूंकि शी भी है और ही भी है, तो इसलिए आप किसी को भी लगा सकते हैं। आई एम 1 ईयर ओल्डर देन शी, आई एम 1 ईयर ओल्डर देन ही, ठीक है ना, तो दोनों लग सकता है। ये क्या कहते हैं, मिस्टेक क्या कहेंगे, मतलब दोनों विकल्प सही हैं, बस इतना ही। ये दोनों नहीं लगेगा क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है, कर्ता से, सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्ट ही वहां पर जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न दिया है आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना, याद करिए, एडवर्ब मतलब जो वर्ब की विशेषता बताए, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, जो किसी वाक्य की विशेषता बताए, उसे आप एडवर्ब कहते हैं। यहां देखो, अर्जुन राइट्स बेटर, तो राइट बेटर किसकी बात कर रहा है, राइट करने की, ठीक है। तो वैसे तो बेटर जो है वो एडजेक्टिव भी आप जानते हैं, गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर है, तो लेकिन वो तब एडजेक्टिव होता जब उसके बाद नाउन होता। अगर लिखा हो कि बेटर परफॉर्मेंस, तो बेटर के बाद परफॉर्मेंस आएगा तो बेटर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहां तो ये राइट के बाद आया हुआ है, तो राइट एक वर्ब है और वर्ब के लिए आया हुआ है, ये एडवर्ब हो जाएगा, तो बेटर आपका विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि राइट्स बेस्ट, फिर वही कहानी है, बेस्ट वैसे तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब वो नाउन के साथ प्रयोग हो, तो अगर नाउन के साथ प्रयोग नहीं है, राइट के लिए आया हुआ है, तो फिर ये भी एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए 77, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल डेज, पूछा है कि एडजेक्टिव कौन सा है, तो डेज नाउन है, सेवरल डेज की बात कर रहा है तो सेवरल एडजेक्टिव है, ठीक है। 77 का बी। 78 में लिखा हुआ है देयर शुड नॉट बी मच टॉक, टॉक नाउन है, वर्क नाउन है, और इसके पहले लिटिल एडजेक्टिव है और मच एडजेक्टिव है, तो मच और लिटिल दोनों एडजेक्टिव होंगे। आपको एडजेक्टिव ही तो पहचानना था, नाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 79, दीज बुक्स, अब यहां पे क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है, 4 ऑप्शन में से एक अच्छे ऑप्शन को भरना है। दीज बुक्स बहुवचन है, और उसके बाद बहुवचन है तो ये तो लग नहीं सकता, बिलोंग्स तो एक वचन हो जाएगा। अच्छा, बिलोंग में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, बिलोंग में जब आईएनजी फॉर्म लगती है तो उसका मतलब हो जाता है तुमसे संबंधित वस्तुएं, जैसे तुम अपनी सारी बिलोंगिंग लेके यहां से चले जाओ, लेकिन बिलोंग जब वर्ब होती है तो बिलोंग में आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होती, तो ये भी नहीं लगेगा। अब विकल्प बचा या तो ये या तो ये। क्या कोई ऐसा शब्द है जो पास्ट टेंस को दिखा रहा है, नहीं है, तो पास्ट वाला भी काट दो, बचा कौन सा, ए, दीज बुक्स बिलोंग टू मी, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, वी के साथ विल लाइक टू तो कोई मॉडल होता नहीं, वुड लाइकिंग टू तो होता नहीं है, ठीक है, आर लाइकिंग होता नहीं है, ठीक है, और कैसा हो जाता है, वुड लाइक। देखो लाइक नाम की वर्ब ऐसी है ना जिसे हम आई एम लाइकिंग यू नहीं यूज करते, ये कुछ वैसी वर्ब है जैसे हियर में आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते आप, मतलब कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो या तो आपके सेंस ऑफ ऑर्गन से रिलेटेड होती हैं जिनमें हम आईएनजी फॉर्म, जैसे सी में आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ नहीं लगाते, तो वैसी ही वर्ब है कि यहां पर लाइकिंग लगेगा नहीं, यहां पर ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, एक ही विकल्प बचा वुड लाइक टू, तो वी वुड लाइक टू विजिट, ठीक है, द म्यूजियम, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 80 के बाद क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 दिया है कि किरण इज, अब 4 विकल्प यहाँ पे हैं, यहाँ बेस्ट लिखा है सुपरलेटिव डिग्री ना, याद करो सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगाओगे, द लगाओगे, ठीक है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है, अगर आपको चीजें याद हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, भैया ऑफ से निश्चित कर रहा है, जिससे द मैन ऑफ वर्ड्स निश्चित कर रहे हो तो वैसे भी द का प्रयोग करोगे, बहुत बेसिक तरीके से, आपको जो अपने दुनिया का सबसे आसान एग्जांपल लगता हो ना वैसा समझा करिए और वैसे ही चीजों को सॉल्व किया करिए। मैं बोलूं कि मैन ऑफ, ठीक है, वर्ड्स, जब चीजों को निश्चित कर रहे होते हैं ना, तो डेजर्ट का शिप कौन है, कैमल है, तो फिर क्या लिखेंगे, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट हो जाएगा, ठीक है, निश्चित कर रहे हो आप। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, ठीक है,
अब देखो इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है कि जो सिंगुलर हो लेकिन वर्ब उसके साथ अलग लगी हो। जैसे देखो सुगर है, इज लगा हुआ है, ठीक है। टी है, वॉज लगा हुआ है, ये भी सही है। वाटर है, बॉइल लगा हुआ है, वाटर तो एक वचन है ना, तो बॉइल को एक वचन बनाओ, बॉइल्स कर दो। तो अगर वाटर के साथ बॉइल्स होता तो ये गलत नहीं होता। और आपसे पूछा है गलत वाला फाइंड आउट करो, तो सी हो जाएगा। ब्रेड अनकाउंटेबल होती है, इज लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्चुअली पूछा था कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, नाउन और वर्ब में मिस्टेक किस में है, ठीक है। तो इसी में है जिसमें सिंगुलर लगना चाहिए था लेकिन प्लूरल है। अगला प्रश्न है कि कौन सी ऐसा, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम दिए गए हैं, विषयों के नाम दिए गए हैं, और आपसे विषयों के नाम में पूछा है कि कौन सा गलत है। हिस्ट्री इज सही है, फेवरेट सब्जेक्ट का बात कर रहे हो। फिजिक्स आर, मैंने क्या कहा था, फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथ्स, पॉलिटिक्स, इनको आप सिंगुलर कंसीडर करेंगे। लेकिन जब हम उनके अंदर के क्या कहते हैं प्रक्रियाओं की बात करने लगे, जैसे माई मैथ्स अगर कर दिया तो माई मैथ्स का मतलब क्या हो गया, मेरी मैथ्स मतलब मेरा जोड़, मेरा घटाना, मेरा गुणा, मेरा भाग, इसका मतलब है वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स इजंट माई फेवरेट सब्जेक्ट, ये भी सही है। ज्योग्राफी इनफॉर्म्स, ये भी सही है। लेकिन क्या फिजिक्स, क्यों? क्योंकि भैया ध्यान से देखो कि ये फिजिक्स विषय की बात कर रहा है ना। अगर ये कह देता मेरी फिजिक्स खराब है तब तो सही हो जाता माई फिजिक्स आर, लेकिन अगर फिजिक्स कह रहा है तो वो तो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, और सब्जेक्ट तो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स इज होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला बी उसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है, विच जेंडर, ठीक है। साइंटिस्ट कौन सा जेंडर है, तो बताओ भाई, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों को तो साइंटिस्ट ही बोलते हो ना, तो कॉमन जेंडर हो जाएगा, फिर कौन सी परेशानी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन जेंडर ना, कॉमन जेंडर कौन सा है, तो भाई स्टीवर्ड, ये तो दोनों छोड़ ही देते हैं। एयरप्लेन, फ्लाइट अटेंडेंट, ये जॉब है, पोस्ट है। फ्लाइट अटेंडेंट चाहे मेल हो चाहे फीमेल, हमेशा वो कॉमन जेंडर में चला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। 87 में एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो सिंग्स है ना, ये सिंगर है, ये सिंगर है, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा फेवरेट सिंगर जो है, अब फेवरेट सिंगर है तो वो नेक्स्ट अक्टूबर आएगा, तो भैया नेक्स्ट अक्टूबर तो फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। फ्यूचर में डज कट गया, फ्यूचर में हैज कब कट गया, अब बचा या तो ये या तो ये। अच्छा, आप खुश हो तो जब आपका फेवरेट सिंगर आएगा तब खुश रहोगे, या नहीं आएगा तो खुश रहोगे? आएगा तब खुश रहोगे, इज गोइंग टू कम हो जाएगा, ये तो नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा भाई ये वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 88 देख लीजिए कि विल यू बी ऑन 13 और 14 नेक्स्ट मंथ, कौन सा टेंस है भैया? विल से ही पता चल गया फ्यूचर है, ठीक है ना, विल फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। वेयर इज द स्कूल, देख लो भाई, वेयर से स्टार्ट है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, मतलब कि इंटरोगेटिव होगा, कहां पे है। द स्मोक अलार्म बैटरी शुड बी चार्ज्ड, ये कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी है नहीं, इंपरेटिव है नहीं, इंटरोगेटिव है नहीं, बचा कौन सा? डिक्लेरेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपने ये सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है, कि आसानी से मैच भी कर लिया होगा आपके कितने नंबर मिले आपको। या अगर आप कल टेट का पेपर देने जा रहे हैं 28 तारीख को आने वाले, तो आप निश्चित ही क्वेश्चंस को खूब सारा देख के जाइए, ठीक है। जितने ज्यादा प्रश्न आप देख के जाएंगे, ऐसा संभव है कि वहां पे प्रश्न आपको रिपीटेडली मिल जाए, ठीक है, और आपको वहां पे बेनिफिट होगा। रिवीजन भी होता रहेगा ऐसे ही, और टेस्ट पेपर जितना ज्यादा देंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा, ठीक है। तो चलिए, इंग्लिश का पॉइंट यहीं पे खत्म हो जाता है और अब हम लोग अगले विषय पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। और हम आपके साथ हाजिर हैं पर्यावरण के सॉल्यूशन को लेकर के। जैसे कि आपने मॉक टेस्ट दिया था और मॉक टेस्ट में टीचर्स ने अपने अपने सेक्शन को सॉल्व करवाया, मैंने भी इंग्लिश वाले अपने पोर्शन को सॉल्व करवाया, और पर्यावरण के प्रश्न भी मैं आपसे डील कर रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आप अपने प्रश्न को मिला लीजिए। अब परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं, तो इसका मतलब है आपको लगातार परीक्षाओं के लिए रोज टेस्ट देने हैं, और टेस्ट देने के साथ साथ जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको याद कर लेने हैं अथवा समझ लेने हैं, ठीक है। अब समय रिवीजन के लिए बचा हुआ है, खूब जितना हो सके टेस्ट दीजिए, रिवाइज करिए, और नए क्वेश्चंस मिले तो आप उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्यावरण
का पहला प्रश्न। 121 नंबर प्रश्न है, कहा गया है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? उत्तर है 34, जिसे आप बोलते हैं 33+1। एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो है वो 33 न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस भाग में संविधान के है? तो ध्यान रखिएगा भाग 5 में है। और कहां से कहां तक है? 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक है। तो रिवीजन में जरूर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ लीजिएगा। उच्च न्यायालय भाग 5 में है, ये ध्यान रख लीजिएगा। एक बात और ध्यान रखिए, उच्च न्यायालय भाग 6 में है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय किस भाग में है और उच्च न्यायालय किस भाग में है, राष्ट्रपति से जुड़े हुए मुद्दे, ये सब जरूर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग देखें, दूसरा नंबर प्रश्न है सरिस्का और रणथंभौर किस निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो ये भैया टाइगर रिजर्व है, बाघ आरक्षित क्षेत्र है, मतलब उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मतलब कि अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष किससे संबंधित है? तो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष दोनों नेत्रों से संबंधित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहा गया है किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री, आप सबको पता है 23.5 डिग्री कहां से गुजर रही है, मतलब कर्क रेखा भारत से। भारत के ऊपर लोकेशन में पड़ेगा कौन? चीन, तो चीन से भूमध्य रेखा तो गुजरेगी नहीं। अरब सागर भी देखेंगे तो भारत के पैरेलल या तो भारत के ऊपर पड़ेंगे, ठीक है, अरब देश भी। तो एक ही बचता है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं, वो है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। रट्टा मारने वाला प्रश्न है, आप भी रट लो, 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कुद्रेमुख खानों का लोहा कहां से प्राप्त होता है? लौह आयरन ओर, कच्चा लोहा कहां से प्राप्त किया जाता है? तो भैया पहले कुद्रेमुख से ही मिलता था, लेकिन अब तो वहां पे माइनिंग बंद कर दी गई है, तो पास के इलाके मैंगलोर से मंगाया जाता है, ठीक है। तो वहां का जो लोहा का आपूर्ति होता है वो मैंगलोर से होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कितना भाग है जो वन से ढका हुआ है? आपका उत्तर जो सबसे बढ़िया विकल्प है वो 24% क्षेत्र है जो भारत का वन से ढका हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो भैया गैंडे की बात अगर आप करेंगे तो कई बार पेपर ने यह प्रश्न पूछ रखा है कि काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। और काजीरंगे में ही जो है गैंडे का प्राकृतिक निवास बना हुआ है। ऐसे ही गिर वन में हम लोग किसकी बात करते हैं? लॉयन की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए उसके बाद हम लोग अगले सेक्शन पे चलते हैं। 1 मिनट। हाँ अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 129 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नीला हरा शैवाल किस वर्ग में सम्मिलित होता है? रट लीजिए, इसे साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 कहा जाता है कि श्री हरिकोटा कहां स्थित है? तो आप सब जानते हैं ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? विकल्प बी सही हो जाएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेपर देने जा रहे हैं तो स्रोत जितने भी सोर्सेज हैं आप उन्हें पढ़ के जाइए कि संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है, नागरिकता कहां से ली गई है, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, ठीक है, संघात्मकता कहां से ली गई है। अगर कभी कभी जर्मनी का संविधान आपातकाल के लिए ना दे तो फिर वहां पे दिया होता है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम फिर उत्तर हो जाएगा इसके ना रहने पे। ध्यान रखिएगा, सोर्सेज पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 132 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम मानव प्रत्यारोपण हुआ था? तो भैया ये 1967 में हुआ था। आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए कौन सा देश था जिसने मानव हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहली बार 1967 में किया था? अगर आपको नहीं आता तो जरूर आप उसे वीडियो को रोक करके उसे सर्च करिए और गूगल से सर्च करके कमेंट करिए और बताइए कि कब हुआ, कब किस देश ने किया था। विटामिन बी समूह की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? तो आपका ये विकल्प ए उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 में देखिए भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कहाँ है? तो मरीन बीच को ही हम लोग बोलते हैं सबसे लंबा समुद्री तट। एक्चुअली तट ना देखिएगा बल्कि बीच समझिएगा, ठीक है, बीच से अच्छा उत्तर होगा। नहीं तो प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो आप मुझे इसका भी उत्तर बता दीजिएगा। आप यह भी ढूंढ लीजिएगा कि कितने राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, कितने राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, और कितने राज्य ऐसे हैं जो चारों तरफ से स्थलों से घिरे हुए हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं,
ठीक है ना। तो आप इन तीनों के जवाब जरूर क्या कहते हैं वहां पे दे दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर अगला है और यहाँ पे पूछ रहा है कि मूसा पराडिसिएक ये किसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक नाम किसका है, केले का। जैसे कई बार इंडिका जो है वो पूछा गया है किसका, आम के लिए, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये केले का नाम है। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो भैया ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि ओजोन परत का अवक्षय, अवक्षय मतलब हुआ कि उसमें कमी कैसे हो रही, किस कारण से। तो आप सभी लोग जानते हैं कि CFC इसका प्रमुख कारण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से खूब इसका इमिशन होता है और ये जाकर के कहीं ना कहीं जो O3 होता है उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है और जो हमारी ओजोन की परत है वो पतली हो जाती है, ताकि फिर उसमें से UV रेज कभी कभी पृथ्वी पर आ जाती है, जो कि स्किन कैंसर का प्रमुख कारण है और ये बहुत सारे हानिकारक प्रभाव मानव शरीर पर डालती है। ठीक है, तो इसीलिए ओजोन परत को बचाना जरूरी है, इसीलिए कहा जाता है CFC का उत्सर्जन जितना कम हो सके उतना बेहतर है। ठीक है, ये हम लोग के लिए प्रचार का माध्यम है। भाई देख लो, थोड़ा थोड़ा प्रचार भी हो जाना चाहिए। TCS कोचिंग आप जानते ही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अब उपलब्ध हैं। हम लोग लगातार आपसे आने वाली परीक्षाओं के लिए, जैसे कि UPP और GD की परीक्षाएं आने वाली हैं, तो UPP के लिए हम लोग अलग से बैच लेके आएंगे आप लोग के लिए ऑनलाइन, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क होंगे। ठीक है, एक रेगुलर सेटअप पे और रेगुलर टाइम टेबल पे आपसे बात किया जाएगा। ठीक है, तो अब ऑनलाइन क्लासेस भी आप आसानी से कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू पे नो चार्जेस। ठीक है, ये कोचिंग का कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप कोचिंग के आसपास रहने वाले हैं, अगर आपको ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोगों से पढ़ना है तो आप ऑफलाइन सेंटर्स के लिए आ सकते हैं, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, प्रचार खत्म हो गया, अब बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पे। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो भैया याद रखिए ये कर्नाटका में है। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ठीक है ना, नीदरलैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 140 है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, 1956 में किया गया था। इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न ध्यान रखिएगा। भाषा वो राज्यों के गठन के लिए एक कमीशन बना था जिसे आप धर कमीशन कहते हैं। धर कमीशन ने सिफारिश करी थी कि राज्यों का गठन प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। धर कमीशन जब लोगों का विरोध हुआ तो एक और कमेटी बनी जिसका नाम है JVP कमेटी, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी कहा कि प्रशासन के आधार पर ही राज्यों का गठन होना चाहिए, लेकिन एक श्री रामालू जी थे जो तेलुगु भाषा के राज्य आधार पर एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, वो अनशन पर बैठे और 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। आनंद फरन में सरकार एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश का गठन उसे करना पड़ा 1 अक्टूबर 1953 को। फिर एक कमेटी बनाई गई जिसे आप अबुल फजल कमेटी कहते हैं, फजल कमेटी या फजल आयोग, अबुल फजल की अध्यक्षता में, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो ये वही पूछ रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, तो उपलब्ध विकल्पों में से आप उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका पे चले जाएंगे। ठीक है, क्यूबा का भी है। ठीक है, कई देश ऐसे होते हैं जो एक ही खेल को अपना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है, पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड, जीव भार मतलब बायोमास हो गया, और बायोमास का पिरामिड कैसा होता है, वो उल्टा होता है। कहां पे, जल में। तो जल में इसका पिरामिड कैसा है, उल्टा होना चाहिए, जबकि स्थल में बायोमास का पिरामिड कैसा होता है, वो सीधा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वनस्पतिक सर्प कहा जाता है। आप प्लीज इस बात को थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए, बी या तो सी में से कोई उत्तर होना चाहिए। ये आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी है, बहुत क्लैरिटी नहीं है मुझे, मैं गलत नहीं आपसे डिस्कस करना चाह रहा, तो या तो सी या तो बी होना चाहिए। आप एक बार सर्च कर लीजिएगा वनस्पतिक सर्प किसे कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके आंसर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करवा दूंगा ताकि आपको आसानी से कमेंट बॉक्स में वो दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण रोकने के लिए कौन मदद करता है, तो भैया संक्रमण रोकने के लिए मदद करता है विटामिन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कौन सा विटामिन से कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कौन सा विटामिन किसका क्या प्रभाव है, क्या काम है। तो यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में 1 या 2 बन सकते हैं। अगला प्रश्न है 146, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? रट लीजिए, कम से कम 50 लोगों की सहमति पर ही विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे अगर सरकार बजट ले आए और लोकसभा में बजट ना पास हो पाए, इसका मतलब लोकसभा में बजट आपके पास विश्वास नहीं है, बहुमत नहीं है, और बहुमत की ही सरकार चलनी चाहिए। तो बजट ना पास होने पर भी सरकार गिर जाती है, इस्तीफा देना पड़ता है प्रधानमंत्री को। और अगर कभी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तब पर भी प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है 147 नंबर, बहुत नजदीक है हम लोग कंप्लीट करने के। 147 नंबर प्रश्न है कि 2018 में 24वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो भैया ये पोलैंड में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक टिम्बर उत्पादक देश कौन सा है? टिम्बर का मतलब यहाँ पे लकड़ी से है। ठीक है, तो इसका उत्पादक जो है वो उपलब्ध विकल्पों में से कौन होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। आपने सुना होगा कि अमेरिका के ही ऊपर कनाडा है, और कनाडा जो है लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, या वहां पे लकड़ी के घर वर या लकड़ी उत्पादन बहुत होता है। तो यहाँ के विकल्प को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर पे चले जाएंगे। अगला प्रश्न है 149 नंबर, समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें दिया गया है? तो भैया ये अनुच्छेद 39 की बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। ठीक है, आप इस पे भी एक बार फोकस कर लीजिएगा, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद और मौलिक कर्तव्य को लेकर के। मौलिक कर्तव्य तो आसान है, 51 का आपको याद रखना है, और साथ ही में याद रखना है 10 थे और 11वां बढ़ गया तो वर्तमान में कुल 11 है। 11वां कब जुड़ा? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, 86वें में, 2002 में शिक्षा के कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य बनाया गया। ये वही संविधान संशोधन है जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार भी बनाया गया। हालांकि मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार बना 2002 में, लेकिन लागू हुआ 2010 में, और उसके लिए जो अधिनियम बना था वो 2009 में, मतलब जुड़ा 2 में, कानून बना 9 में और लागू हुआ 2010 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है वर्षा के होने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका अधिक होती है? तो पहले वाष्पीकरण, फिर ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर कम होते होते संघनित हो जाएगा, और संघनित हो जाएगा तो हवा के माध्यम से बादल जब आगे जाएंगे कोई बैरियर मिलेगा तो बारिश हो जाएगी। तो वाष्पीकरण और संघनन जो है वो वर्षा में बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे के पूरे प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। अगर कोई डाउट, कोई चीज आपको पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो और साथ में हम लोग का मोटिवेशन भी बना रहे कि हम लोग लगातार आपके लिए काम करते रहे। ठीक है, अभी 3 टेस्ट और बाकी हैं टेट के। कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है और हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के आसपास है तो वो आसानी से आकर के इस टेस्ट को दे सकता है, पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, और इस टेस्ट को देने से निश्चित ही आपका बेनिफिट होगा। आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आपको यहां से मैच करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में अगले सॉल्यूशन के साथ। अगला टेस्ट 20 तारीख को होना है। अगर आपको टेस्ट ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और टेस्ट के लिए नाम लिखवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और भी जो बैचेस हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।